चैप्टर 341। कैस्टर की लाश के ऊपर खड़े होकर सनी ने अपना सर हल्का सा झुकाया। उसकी उम्मीदों के बावजूद उसके दिल में कोई खास खुशी नहीं थी, बल्कि एक ट्रू लेगेसी क्लैन के इस ताकतवर वंशज को हरने के बाद वो काफी उदास और थोड़ा बिटर महसूस कर रहा था। हालांकि वहां वैलिडेशन नहीं तो कम से कम विंडिकेशन का एहसास जरूर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सोल की कोई गहरी जरूरत आखिर कर पूरी हो गई थी, जिसे वो और सॉलिड हो गई। स्टेडी, एक दर्द भरी आह के साथ सनी ने एक कदम पीछे लिया, मुड़ा और वीवर्स मास्क को डिसमिस कर दिया। वो उम्मीद से बेहतर हालत में था। उसके शर पार लगे अंगिनात कट्स दर्दनक पार खतरनाक नहीं। ब्लड वीव बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहा था। यूज अपना कीमती खून खोने से बचा रहा था। वो कट्स अभी से भरने लगे और अन पार खुरंद स्कैब्स आ रहे एक हाई सीरियस घाव वो घेरा कैट गैश था जो उसकी साइड में लगा था, लेकिन उसका खून बहना भी अब रुक चुका था। बहुत जल्द वो भी हील होना शुरू हो जाएगा। टैब तक वो उसकी मूवमेंट्स में ज्यादा रुकावट नहीं डालेगा। बस सनी को थोड़ा दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा। फॉरगॉटन शोर पार एक साल बिताने के बाद दर्द से निपटना उसकी बेस्ट ट्रेन स्किल्स में से एक था। मैंने इसे बुरा झेला है, बहुत बुरा। ये तो कुछ भी नहीं है। तभी एक और ख्याल उसके दिमाग में आया, वो शैडो फ्रैगमेंट। उससे मुझे 1000, 1000 तक पहुंचा देना चाहिए था, है ना? एक पाल बाद यूज एहसास हुआ कि उसका पूरा वजूद कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने में एक इंटेंस गर्मी थी, जो धीरे धीरे और ज्यादा झूलसा डीन वाली होती जा रही थी। ये सेंसेशन बिल्कुल फिजिकल नहीं थी, बल्कि कुछ स्पिरिचुअल सी थी, जैसे उसकी सोल का कोर एक वायलेंट बदलाव से गुजर रहा हो। एंटिसिपेशन और डर के माइलजुल भाव के साथ सनी ने इस फीलिंग पार कॉन्सेंट्रेट किया। लो शुरू हुआ। उसके साथ क्या होने वाला था? अचानक उसने फिर से स्पेल की आवाज सुनी। क्रिम्सन स्पायर के इस डरावने विस्तार में, जहां प्राचीन अंधेरा और दूसरी दुनिया की रोशनी मिल रहे थे, वो आवाज गंभीर और लगभग विजयी, ट्रायम्फेंट लग रही थी। योर शैडो इज ओवरफ्लोइंग विद पावर डॉट। सनी ने तनाव में सुनना, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते ह्यू की आगे वो क्या कहने वाला है। योर शैडो इज टेकिंग शेप डॉट। अगले हाईपाल वो लड़खड़िया और अपने घुटनों पार गिर गया। उसकी आंखें फाइल गई और धुंधली हो गई। सनी की सोल में जो गर्मी बन रही थी, वो एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गई थी और फिर वो फट गई। ऐसा लगा जैसे उसका कोर चीर कर अलग किया जा रहा हो। जो यूज इंटेंस ना बाया किए जा सकने वेल दर्द में डूबा रहा था। डिसोरिएंटेड और दारा हुआ, उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी सोल के अंदर से कुछ उभा रहा था, जो यूज टुकड़ों में फाड़ रहा था। सनी जानता था कि वो इस प्रोसेस को रोक नहीं सकता, इसलिए वो सिर्फ सहन कर सकता था। जैसे है सनी जमीन पार तड़पा, स्पेल ने फुसफुसाया, योर शैडो इज कंप्लीट डॉट। और फिर कुछ अजीब हुआ। स्पेल कुछ और कहने हाय वाला था, लेकिन तभी पूरा क्रिम्सन स्पायर अचानक कांप उठा। यह भूकंप पिछले सभी झटकों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ऐसा लगा जैसे वो विशालकाय ढांचा, स्ट्रक्चर गिरने हाय वाला हो। सनी ने पत्थर टूटने की बहरा कर डीन वाली आवाज सुनी। लगभग उसी वक्त वो अचानक घुप अंधेरे में घिरा हुआ था। अस एंशिएंट टावर के गुंजते ह्यू इंटीरियर से सारी रोशनी गायब हो गई थी और स्पेल अचानक चुप हो गया। उसका आखिरी ऐलान अधूरा रह गया। उसकी सोल को चर्न वाला दर्द भी गायब हो गया था। हालांकि ऐसा नहीं लगा कि प्रोसेस खत्म हो गया है। ऐसा लगा जैसे वो बीच में हाय रोक दिया गया हो। केवाय, क्या हो रहा है? कॉन्फ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड सनी ने चारों तरफ देखा। इतना अंधेरा क्यों था? एक पूर्वाभास, प्रेमोनिशन का पीछा करते ही उसने अपना सर उठाया और ऊपर देखा। क्या? क्रिम्सन टेरर की वो गुस्से भरी रोशनी गायब हो चुकी थी।
जैसे हाय सनी ने इस सच्चाई को समझने की कोशिश की, दो चीजें उसके दिमाग में आई। पहली ये कि वो बहुत अजीब महसूस कर रहा था। उसका सीना अभी भी अस एथेरियल हीट से भरा था, लेकिन वहां कुछ और भी था। किसी तरह की रुकावट, इंटरफेरेंस। यूज अ सेंसेशन को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो जानता था कि ये नुकसानदायक नहीं था, कम से कम फौरन तो नहीं। दूसरी बात यह थी कि शिट। दूसरी चीज जो उसने नोटिस की वो ये थी कि फिलहाल पत्थर के बेड स्लैब्स उसके सर पार गिर रहे थे। जमीन से खुद को उठाते ही सनी असवाइड रूट के किनारे की तरफ दौड़ा और वहां से कूद गया। बस एक सेकंड बाद अनमेन से एक स्लैबस कॉरल से टकराया और यूज धूल में बादल दिया। एक वायलेंट शॉकवेव ने यूज पीछे से हिट किया। प्राउलिंग थॉर्न अभी सोल सी में खुद को रिस्टोर कर रहा था, क्योंकि कैस्टर के एन्चांटेड जियान ने उसकी इनविजिबल स्ट्रिंग काट दी थी। तो एक पाल के लिए सनी ने खुद को फ्री फॉल में पाया। फिर डार्क विंग का ट्रांसपेरेंट ब्लर आखिरकार उसकी पीठ पर रोशनी की चिंगारियों से बन गया और यूज आगे ग्लाइड करने दिया, जंप के मोमेंटम को फॉलो करते हुए। जैसे हाई वो स्पायर की दीवार तक पहुंचा, पीछे से एक और बहरा कर डीन वाला धमाका गुंजा। ऊपर अस गिरते हुए टूटे पत्थरों के ध्यय को देखते हुए सनी ने मूनलाइट शार्ड को आगे थ्रस्ट किया। फॉलन मेमोरी की टिप आसानी से अस एंशिएंट ग्रेनाइट में धंस गई और यूज पकड़, ग्रिप मिल गई। अस पार लटकते हुए उसने खुद को ठंडे पत्थरों से सता लिया और अपने दांत पीस लिए। मलबे, डेब्री के अस तूफान के गुजरने का इंतजार करते हुए और दुआ करते हुए कि यूज कुछ ना लगे। कुछ पाल बाद स्पायर फिर से कांपा और फिर शांत हो गया। कहीं नीचे स्पायर के इंटीरियर में अभी भी तबाही बरस रही थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पार यहां रिलेटिवली शांति थी। सनी ने अपनी आंखें खोली। वो अभी भी जिंदा था। क्रिम्सन स्पायर का डोम टूट चुका लग रहा था, जिसे खूबसूरत धूप अंदर आ रही थी। अंधेरा अब उतना इम्पेनेट्रेबल नहीं था, अस रोशनी से घुला हुआ था। हवा में धूल के कान टेर रहे दा, छोटे हीरो की तरह चमकते हुए। सनलाइट, धूप। घबराकर सनी ने शेल्टर ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन फिर नोटिस किया कि उसकी शैडो पूरी तरह शांत थी। पहले की तरह नहीं, जैब उसकी सोल आर्टिफिशियल सन से डिस्ट्रॉय हो रही थी। ये कुछ भी नहीं कर रही थी। हां, वो थोड़ी कंफ्यूज्ड जरूर लग रही थी। आखिर हो क्या रहा है? उलझन में पड़े हुए सनी ने फैसला किया कि वो पक्का करेगा कि टेरर की वो मिटाने वाली ताकत धूप की किरणों से गायब हो चुकी है, और उसने सोल सी में गोता लगाया। वहां उसने जो देखा उसने यूज इतना चौंका दिया कि वो लगभग मूनलाइट शार्ड की हिल्ट छोड़ने हाय वाला था और नीचे गिरने वाला था। अस शांत समंदर का पूरा नजारा हाय बादल गया था। अगर पहले वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, तो अब वो अंधा कर डीन वाली सेव्ड रोशनी से भरा था। वो रोशनी सनी की सोल में बह रही थी, जिसे वो खामोश पानी लहरने और घूमने लगा। ऊपर शैडो कोर का कला गोला गुस्से भरी लैप्टन के साथ जल रहा था। वो कांप रहा था और उबाल रहा था, जैसे कि पावर से ओवरफ्लो हो रहा हो। हालांकि अस्पाओ को रोशनी की धार ने दबा रखा था, जो यूज बाहर फैलने से रोक रही थी। उसके नीचे एक विशालकाय वर्लपूल था। हक्का बक्का होकर सनी अपनी सोल के अस ना पहचानने लायक विस्तार को घुरने लगा और यूज समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। ये आखिर है क्या? बेचैनी और काले ख्यालों से भरा हुआ वो थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर रून्स को समन किया। सब कुछ वैसा हाई था जैसा पिछली बार उसने देखा था, सिवाय एक लाइन के। शैडो फ्रैगमेंट्स 1000/1000 डॉट। नहीं, सब कुछ नहीं। उसके एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करने वेल रून्स के झुंड में कुछ नए रून्स दिखाई दिए। अनपार कॉन्सेंट्रेट करते हुए सनी ने अपनी सांस रोकी और पढ़ा। एट्रीब्यूट सोल कंड्यूइट डॉट, चैप्टर 342। सोल कंड्यूइट। इस एट्रीब्यूट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था और ना हाई स्पेल ने इसके मिलने की घोषणा की थी। कुछ और सेकंड्स तक रून्स को घुरने के बाद सनी ने अपने सोल सी के सेफ वॉइड पार
एक आखिरी नजर डाली और यूज छोड़ दिया। इस मिस्टीरियस घटनाक्रम के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी इंट्यूशन खतरे की घंटी बाजा रही थी। वो लगभग श्योर था कि वो अजीब और दर्दनाक प्रोसेस जो आखिरी शैडो फ्रैगमेंट एब्जॉर्ब करने के बाद शुरू हुआ था, वो किसी तरह बीच में हाय रोक दिया गया था। सोल सी में फैली वो सेव्ड रोशनी अननेचुरल और गलत महसूस हो रही थी, जैसे कि वो उसकी अपनी ना होकर बाहर से आई हो। वो मिस्टीरियस नया एट्रीब्यूट मोस्ट लाइकली शैडो कोर के सैचुरेशन के बजाय इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से जुदा हुआ था। असल में सोल कंड्यूइट शायद इस रेडियंट फोर्स का मैनिफेस्टेशन था जो फिलहाल कोर को दबा रहा था। अस सेंस में ये एट्रीब्यूट ब्लड वीव के बजाय सोल डिवारर के माइंड हेक्स जैसा ज्यादा था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो सनी ने हासिल किया था। ये अस्पार टोपा गया था, जिन कर्णों का अभी पता नहीं था। अपने दांत पीसते हुए सनी ने खुद को शिफ्ट किया और मूनलाइट शार्ड के हैंडल पार अपनी पकड़ बदली। फिर उसने ऑर्डिनरी रॉक को समन किया और तुरंत डिसमिस कर दिया। आखिर में उसने शैडो को ऑर्डर दिया कि वो उसकी बॉडी पार लिपट जाए, फिर गोस्टली स्टिलेटो में बदले और वापस आ जाए। कम से कम नया एट्रीब्यूट सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं लग रहा था। सनी का अभी भी अपनी बॉडी और माइंड पार कंट्रोल था, साथ हाय अपनी मेमोरीज और शैडो कंट्रोल पार पूरा एक्सेस था। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ शैडो कोर को अफेक्ट कर रहा था, यूज अस चीज को अचीव करने से रोक रहा था जो होन से रह गई थी, कम से कम अभी के लिए। लेकिन ये सुरक्षा कब तक रहेगी? अपना सर उठाते ही सनी ने क्रिम्सन स्पायर की छोटी को घूरा। वहां कुछ तो अनएक्सप्लेनेबल हुआ था जिसने इन अजीब घटनाओं को जन्म दिया था। वो अंदाजा लगाने की कोशिश क्यों कर रहा था, जबकि सारे जवाब शायद ऊपर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी साइड में पत्थर का एक मैसिव स्लैब टूटे ह्यू कोरल रूट्स के स्टम्प्स के बीच फैंस गया था, और मलबा डेबरी उसके ऊपर स्टीप एंजल्स पार ध्येय हो गया था, जो डोर दिख रही धूप तक जाने का एक ट्विस्टिंग रास्ता बना रहा था। टावर की दीवार से खुद को धकेलकर सनी आगे ग्लाइड हुआ और इस तिरछे पत्थर की सतह पार लैंड किया। फिर वो कुछ पाल रुका और ऊपर चढ़ना शुरू किया। वो जितना ऊपर चढ़ता गया उतनी हाई ज्यादा धूप यूज घेरने लगी। आखिरकार पूरा टावर सिर्फ रोशनी की तीखी किरणों और गहरी काली शैडो से भर गया। दुनिया ब्लैक और वाइट थी, जैसे कि इस गंभीर जगह में किसी और रैंक की इजाजत हाय ना हो। कुछ देर बाद सनी क्रिम्सन स्पायर के टूटे ह्यू डोम के पास पहुंचा। वहां अंधेरे में एक विशाल हॉल छुपा हुआ था, जिसका फर्श और छत दोनों अब टूट चुके थे और सूरज की चमक को अंदर आने दे रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए सनी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और खुद को हॉल के अंदर खींच लिया। अब वो क्रिम्सन स्पायर की बिल्कुल छोटी पार था, टेरर ऑफ दी फॉरगॉटन शोर की मांड लेयर में। प्राचीन टावर की बिल्कुल नोक पार कभी एक विशाल और खूबसूरत चेंबर हुआ करता था। ऐसा लगता था कि उसके सेंटर में एक बड़ा सर्कुलर ओपनिंग था, जो दोपहर के वक्त सूरज की रोशनी को इस विशालकाय स्ट्रक्चर में आसानी से आने देता था। लेकिन फिर वो ओपनिंग क्रिम्सन कोरल से भर गया था और अब वो गायब हो चुका था। चेंजिंग स्टार और टेरर की लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि चेंबर का फर्श पार्शली टूट गया था और अपने साथ कोरल को भी नीचे ले गया था। सीलिंग भी डैमेज हुई थी, हालांकि उतनी नहीं। स्पायर की छत में बेनस कैज़म दरार के जरिए सनी बेहद सेफ्ड आसमान और आर्टिफिशियल सन के जलते ह्यू गोले को देख सकता था। एक पाल के लिए अस्पार नजर टिकाने के बाद उसने अपनी नजरें नीचे की और चेंबर को देखा। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो नेफिस थी, जो फर्श पार बैठी थी और डोर कहीं घूर रही थी। हालांकि उसकी हालत उतनी खौफनाक नहीं थी जितनी इस टेरिबल रात को थी जैब डेप्थ्स के एक रहने वेल ने यूज कर्स्ट सी की लहरों के नीचे खींच लिया था। फिर भी वो आची नहीं दिख रही थी। स्टारलाइट लीजन आर्मोर प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसकी आइवरी स्किन पार ग्रूसम जले ह्यू निशान और कट्स दिख रहे थे। टैब की तरह
खून की जगह उनसे सेफ लपटे रिस रही थी। लेकिन ये आग अजीब तरह से कमजोर लग रही थी, जैसे कि बुझने की कगार पार हो। वो उसके जख्मी मांस को ठीक करने में भी नाकाम हो रही थी। नेफ के घाव हील होते दिख तो रहेगा, लेकिन बहुत हाई धीमी गति से। अस मिराक्युलस रेस्टोरेशन से कोसो डोर, जो सनी ने पास्ट में कई बार देखा था। वो गुस्से भरी ताकत जो हमेशा उसकी सोल की गहराइयों में जलती थी, आखिरकार खत्म होती लग रही थी। लगभग उसकी नजरों का पीछा करते ही सनी कांप उठा। जैब उसने टेरर को देखा। वो क्रीचर जिसने फॉरगॉटन शोर को बनाया था, शायद कभी इंसान दिखता हो, लेकिन अब वो किसी बुखार वेल बुरे सपने जैसा था। किसी वजह से सनी को अस नेमलेस गॉडेस की जानी पहचानी शक्ल देखने की उम्मीद थी, जिसकी मूर्ति अस लड़की की तरह बनाई गई थी, जिसे आर्टिफिशियल सन का वेसल बनाया गया था। लेकिन जो यूज दिखा वो एक जायंट क्रीचर था, जिसका शेरक क्रिम्सन कॉरल और म्यूटिलेटेड ह्यूमन फ्लेश के एक परवर्स फ्यूजन से बना था। एक सेंस में वो अनक्रिम्सन गोलेम्स जैसा था, जिनसे वो स्पायर के बेस पार लड़ा था। वो एक जिंदा चीज का ट्विस्टेड अप्रोक्सीमेशन था, एक ऐसा जो मैडनेस, रॉन्गनेस और लॉस का एक खौफनाक एहसास रेडिएट कर रहा था। एक इंसानी चेहरे की जगह टेरर के पास सैकड़ों चेहरे दा, सब के सब अंधे दर्द और पीड़ा के एक्सप्रेशंस में मुड़े हुए। उनके मुंह खुले दा, जैसे चीखने की कोशिश कर रहे हो। उसकी आंखें प्योर डार्कनेस के खाली कुएं थी। कम से कम अब तो थी। जैब टेरर जिंदा था, वो जरूर अंधा कर डीन वाली, मिटाने वाली रोशनी से चमकती होंगी। और वो बिना किसी शक के मर चुका था। वो खौफनाक क्रीचर फर्श पार फैला हुआ था। उसके लिम्स हिल नहीं रहे दा, उसकी बॉडी लगभग आधे में टूट चुकी थी। अस भयानक घाव के किनारे जले ह्यू और पिघले ह्यू दा, जिसे कोई शक नहीं बचा था कि ये चेंजिंग स्टार की चमकती हुई सिल्वर ब्लेड का काम था। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? हक्का बक्का होकर सनी असहरे ह्यू टेरर को घूरता रहा। जो वो देख रहा था यूं समझने में नाकाम था। नेफ एक फॉलन टेरर को कैसे मार सकती थी? चाहे वो कितनी हाई ताकतवर क्यों ना हो, वो अभी भी एक स्लीपर थी। डॉन शार्ड के ट्रिमेंडस ऑगमेंटेशन के साथ भी यूज इतनी ताकतवर चीज को मारने के काबिल नहीं होना चाहिए था। स्टारलाइट लीजन आर्मोर प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो चुका था, और उसकी आइवरी स्किन पार ग्रूसम जले ह्यू निशान और कट्स दिख रहे दा। टैब की तरह खून की जगह उनसे सेफ लपटे रिस रही थी। लेकिन ये आग अजीब तरह से कमजोर लग रही थी, जैसे कि बुझने की कगार पार हो। वो उसके जख्मी मांस को ठीक करने में भी नाकाम हो रही थी। नेफ के घाव हील होते दिख तो रहेगा, लेकिन बहुत हाई धीमी गति से। अस मिराक्युलस रेस्टोरेशन से कोसो डोर, जो सनी ने पास्ट में कई बार देखा था। वो गुस्से भरी ताकत जो हमेशा उसकी सोल की गहराइयों में जलती थी, आखिरकार खत्म होती लग रही थी। लगभग उसकी नजरों का पीछा करते ही सनी कांप उठा। जैब उसने टेरर को देखा। वो क्रीचर जिसने फॉरगॉटन शोर को बनाया था, शायद कभी इंसान दिखता हो, लेकिन अब वो किसी बुखार वेल बुरे सपने जैसा था। किसी वजह से सनी को अस नेमलेस गॉडेस की जानी पहचानी शक्ल देखने की उम्मीद थी, जिसकी मूर्ति अस लड़की की तरह बनाई गई थी, जिसे आर्टिफिशियल सन का वेसल बनाया गया था। लेकिन जो यूज दिखा वो एक जायंट क्रीचर था, जिसका शेरक क्रिम्सन कॉरल और म्यूटिलेटेड ह्यूमन फ्लेश के एक परवर्स फ्यूजन से बना था। एक सेंस में वो अनक्रिम्सन गोलेम्स जैसा था, जिनसे वो स्पायर के बेस पार लड़ा था। वो एक जिंदा चीज का ट्विस्टेड अप्रोक्सीमेशन था, एक ऐसा जो मैडनेस, रॉन्गनेस और लॉस का एक खौफनाक एहसास रेडिएट कर रहा था। एक इंसानी चेहरे की जगह टेरर के पास सैकड़ों चेहरे दा, सब के सब अंधे दर्द और पीड़ा के एक्सप्रेशंस में मुड़े हुए। उनके मुंह खुले दा, जैसे चीखने की कोशिश कर रहे हो। उसकी आंखें प्योर डार्कनेस के खाली कुएं थी। कम से कम अब तो थी। जैब टेरर जिंदा था, वो जरूर अंधा कर डीन वाली, मिटाने वाली रोशनी से चमकती होंगी। और वो बिना किसी शक के मर चुका था। वो खौफनाक क्रीचर फर्श पार फैला हुआ था। उसके लिम्स हिल नहीं रहे दा, उसकी बॉडी
लगभग आधे में टूट चुकी थी। अस भयानक घाव के किनारे जले ह्यू और पिघले ह्यूदा, जिसे कोई शक नहीं बचा था कि ये चेंजिंग स्टार की चमकती हुई सिल्वर ब्लेड का काम था। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? हक्का बक्का होकर सनी असहरे ह्यू टेरर को घूरता रहा। जो वो देख रहा था यूं समझने में नाकाम था। नेफ एक फॉलन टेरर को कैसे मार सकती थी? चाहे वो कितनी हाई ताकतवर क्यों ना हो, वो अभी भी एक स्लीपर थी। डॉन शार्ड के ट्रिमेंडस ऑगमेंटेशन के साथ भी यूज इतनी ताकतवर चीज को मारने के काबिल नहीं होना चाहिए था। यहां कुछ बहुत गलत था। इसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन फिर वही बात, ये पहला टेरर नहीं होगा जिसे नेफिस ने मारा था। चेंजिंग स्टार ने अपने फर्स्ट नाइटमेयर में भी एक को मारा था, जिसे यूज वो नाम मिला। फिर भी एक डोमेंट इंसान का अवेकन टेरर को मारने और एक फॉलन टेरर को मारने में जमीन आसमान का फर्क था। एक करनामा नामुमकिन था। दूसरा तो बस सोचा भी नहीं जा सकता था। उसकी तरफ मुड़ते ह्यू सनी हिचकिचाया और फिर अविश्वास में बोला, तुमने सच में यूज मार दिया। नेफ चौंकी, जैसे उसकी मौजूदगी को पहली बार नोटिस किया हो। फिर उसने धीरे से अपना सर घुमाया और खाली खोई हुई आंखों से यूज देखा। कुछ सेकंड्स बाद हाय उसकी आंखों में पहचान की एक झलक दिखाई दी। वो थोड़ी देर छुप रही और फिर एक खोखली आवाज में बोली, सनी, तुम आखिरकार आ गए। चैप्टर 343। वो कुछ पाल के लिए हिचकिचाया। शो नहीं था कि क्या जवाब दे। जैसे जैसे सेकंड्स बीतते गए, उनके बीच की खामोशी तनावपूर्ण होती गई, अंकाहें मतलबों से भरी हुई। आखिरकार नेफिस ने पलक झपकाई और डोर देखने लगी। क्रिम्सन टेरर की लाश को घूरते हुए उसका तलवार पकड़ने वाला हाथ हल्का सा कांप रहा था। मार दिया? हां, मैंने किया। किस्मत आची थी, आई गेस। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में जोड़ा, आखिर में वो बस एक नकली सितारा, फेक स्टार था। सनी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी रही। लकी, मुझे लकी होन के बारे में एक दो चीजें पता है। नेफ, इस तरह का क्रीचर सिर्फ बुरी किस्मत की वजह से नहीं मारा होगा। वो थोड़ी देर छुप रही, फिर आभरी और नीचे देखा। वो इवॉल्व कर रहा था, एक टाइटन बनने की कोशिश कर रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन के बोझ ने यूज कमजोर बना दिया था। मैंने बस टैब अटैक किया जैब टेरर सबसे ज्यादा वीक था, इसलिए वो मर गया। इवॉल्विंग इनटू अ टाइटन? उसके चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर चेंजिंग स्टार ने मुंह बनाया और आर्टिफिशियल सन की तरफ इशारा किया। क्या तुमने सोचा नहीं कि हमने क्या किया है? सनी ने ऊपर देखा, रोशनी के इस चमकते गोले की तरफ, और ट्योरिया चढ़ाई। सारे केओस में वो वकाई में भूल गया था कि लड़ाई के बाद जो हुआ उसका फुल स्केल क्या था और उसके रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। सोचा जाए तो आर्टिफिशियल सन की रोशनी हर जिंदा क्रीचर की सोल को क्यों डिस्ट्रॉय करेगी जिसे वो छूटी थी? एंशिएंट सिविलाइजेशन के गिरने से पहले ऐसा नहीं था, कम से कम कई जनरेशंस तक। लेकिन फिर वेसल करप्ट हो गया था और एक नाइटमेयर क्रीचर में बादल गया था, द टेरर। और उसी वक्त ऑल कंज्यूमिंग डार्कनेस के कर्ज को कैद करने वाली सील्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे वो आजाद हो गया था। तो असल में करप्टेड सन कभी भी डार्क सी के बिना एग्जिस्ट नहीं किया था। आज तक सनी ने हमेशा सोचा था कि सूरज डार्क सी को रोके ह्यू है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी हमेशा अंधेरे से रोका हुआ था? और जैब उसने एंशिएंट कर्ज को बैनिश किया और यूज जमीन के नीचे लॉक किया, तो सूरज आखिरकार अपनी बेदियों से आजाद हो गया। इसलिए उसकी रोशनी अचानक बादल गई और मिटाने वाली सेफ्त चमक में बादल गई। वो जो चाहे करने के लिए आजाद हो गया था। लेकिन कुछ और भी था। जैसे हाय उसकी आंखें फैली, नेफिस ने में सर हिलाया। हां, आर्टिफिशियल सन सिर्फ क्रिम्सन स्पायर के आसपास रोशनी नहीं करता, ये पूरे फॉरगॉटन शोर को रोशन करता है। इसकी रोशनी हर जगह पहुंचती है। इसकी रोशनी हर जगह पहुंचती है। तो जैसे हम टावर के जरिए लड़ते ह्यू आ रहे दा, फॉरगॉटन शोर पर मौजूद ज्यादातर
जिंदा क्रीचर्स का सफाया हो गया। वो सारी मौत, वो सारी अंगिनात सोल्स लैबिरिंथ द्वारा स्पायर में गाइड की गई, एक विशाल हेकाटॉम की तरह क्रिम्सन टेरर के एवोल्यूशन को फ्यूल करने के लिए। और नेफिस ने बस टैब हमला किया जैब टेररस खौफनाक ट्रांसफॉर्मेशन की तड़प में था। खैर, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मोस्ट लाइकली सनी इस थॉटफुल लुक को नहीं भूला था जो नेफ के चेहरे पार था जैब उसने ड्रीमर आर्मी को आगे बढ़ने का कमांड डीन से पहले स्पायर के गेट से बाहर झांका था। वो सिहर उठा, अभी रियलाइज करते ह्यू कि ड्रीम रियल्म का ये पूरा रीजन अब लाइफ से लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ नाइटमेयर क्रीचर्स हाई बचे होंगे, वो जो वक्त रहते डेडली सनलाइट से छुपने में लकी दा या आईसी रेजिस्ट करने के लिए काफी ताकतवर दा। सोल्स का ऐसा बाउंडलेस इनफ्लक्स वकाई में क्रिम्सन टेरर को उसके एवोल्यूशन के अगले स्टेप पर धकेलने के लिए काफी होगा। डेवोल्यूशन जो भी नाइटमेयर क्रीचर्स के साथ होता है, जैब वो और ताकतवर होते हैं। ऐसा नहीं कि सनी इन मैमलॉन में कुछ जानता था, लेकिन अगर कोई चीज ऐसा कुछ कर सकती थी तो ड्रीम रियल्म के एक पूरे रीजन का सफाया, एविसरेशन जरूर ये काम कर सकता था। अब हालांकि टेरर मर चुका था और उसका करप्टिंग इन्फ्लुएंस गायब हो गया था, जिसे आर्टिफिशियल सन वापस अपने नॉर्मल रूप में आ रहा था। यह इतना आसान नहीं हो सकता। हालांकि जैसे उसके ख्यालों का जवाब देते ही स्पायर फिर से कांपा। चेंबर के फर्श से पत्थर का एक और स्लैब टूटा और नीचे गिर गया। अचानक सूरज की रोशनी थोड़ी और मादम डिम हो गई। ऊपर देखते ही सनी ने नोटिस किया कि आर्टिफिशियल सन उतना चमकदार नहीं लग रहा था जितना वो बस कुछ मिनट्स पहले था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे मर रहा हो। क्या वो मर रहा था? आखिरकार उसकी फर्नेस में सोल एसेंस चैनल करने के लिए अब कोई वेसल नहीं बचा था। उसके ख्यालों को टोकते ही नेफिस अचानक बोली। उसकी आवाज भरी और थाकी हुई थी। बाकी सबका क्या हुआ? सनी हिला और चेंबर के फर्श में बनी दरार से नीचे देखा। डोर नीचे वो वास्ट बालकॉनी और आसपार गेटवे की चमकती हुई रिंग देख सकता था। किसी तरह उसकी चमक कमजोर लग रही थी। बालकॉनी हालांकि खाली थी, वहां कोई इंसान नहीं था और यहां तक कि कॉरल गोलम्स भी बिना हिले पदेदा। उनकी लाइफ की झलक तभी बुझ गई थी जैब टेरर मारा था। सब लोग एस्केप कर गए। नेफ ने धीरे से आ भरी, जैसे कि राहत मिली हो। एक लंबे पॉज के बाद वो थोड़ा हिली और पूछा, और कैस्टर? सनी ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचटकाए, श्रग्ड। जैब वो बोला तो उसकी आवाज ठंडी और इंडिफरेंट थी। मैंने यूज मार दिया। चेंजिंग स्टार लंबे समय तक छुप रही। फिर वो फुसफुसाई, जैसे किसी से बात ना कर रही हो। तो इसलिए अचानक उसके होंठों से एक कड़वी हंसी निकल गई। नेफिस ने अपने हाथ उठाए और उन्हें अपने चेहरे पार दबा लिया, जैसे किसी गहरी काली इमोशन से ओवरवेल्म हो गई हो। कुछ सेकंड्स बाद उसकी दबी हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। तुम्हें यूज नहीं मारना चाहिए था, सनी। सनी गुराया। हाँ, क्यों? एग्जैक्टली। वो कुछ सेकंड्स के लिए बिना हिले बैठी रही और फिर धीरे से अपने हाथ नीचे किए और उन्हें अपने घुटनों पार रख लिया। उसका चेहरा पीला और ब्लीक था। क्या तुमने अपने एट्रीब्यूट्स चेक किए हैं? उसने हां में सर हिलाया और एक क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ यूज देखा। मैंने किए। वहां एक नया है, सोल कंड्यूट। चेंजिंग स्टार ने डोर कहीं घुरा और हां में सर हिलाया। हां, मेरे लिए भी वही है। सनी ने अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। कोई आइडिया इसका क्या मतलब है? वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली और फिर अपना सर मोड़कर यूज देखा। क्या तुमने फिगर आउट नहीं किया? उसने कंधे उचटकाए। मेन थोड़ा बिजी था। क्यों? क्या है ये? नेफिस ने आ भरी और चेंबर की दीवारों को देखा। आखिरकार वो बोली, ये पूरा टावर एक जायंट सोल मशीन है। आईसी सोल एसेंस कलेक्ट करने और यूज आर्टिफिशियल सन में फनल करने के लिए बनाया गया था। हालांकि ये एक छोटे पार बेहद जरूरी गियर के बिना काम नहीं कर सकता।
एक इंसान जो अस सारी पावर का फुलक्रम बेन, अन सारी सोल्स के लिए कंड्यूइट, मध्यम, बेन। और फिर बहुत धीमी आवाज में उसने जोड़ा, द वेसल। सनी सिहर उठा, फिर अस घिनाऊ क्रीचर की लाश को घूरा। आर्टिफिशियल सन का पिछला वेसल नेफिस ने यूज मार दिया था, स्पायर के मैकेनिज्म के एक क्रूशल हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसलिए स्पायर ने अपने लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया। वो दोनों फॉरगॉटन शोर पार बचे ह्यू आखिरी दो इंसान जो कन्वीनियंटली अस एंशिएंट टावर के अंदर मिटाने वेल सूरज से छुपे ह्यूदा। कोई भी ये कहने पार मजबूर हो जाएगा कि ये किस्मत थी। इसका हमारे लिए एग्जैक्टली क्या मतलब है? क्या हम कुछ अस चीज जैसा बनने वेल है? नेफ ने धीरे से अपना सर हिलाया। अभी नहीं, लंबे समय तक नहीं। टेरर ने बैटल के बाद रीप्ट की गई ज्यादातर सोल्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, और अब सूरज को सैक्रिफाइस डीन वाला कोई नहीं है। लैबिरिंथ भी अब मर चुका है। उसके शब्दों को एको करते ही स्पायर एक बार फिर कांपा, और कहीं नीचे पत्थर टूटने की बहरा कर डीन वाली आवाज सुनाई दी। सनी ने अपना सर टेढ़ा किया। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या हम बस यहां से निकल नहीं सकते और कभी वापस ना आइए? चेंजिंग स्टार ने यूज देखा। उसकी आंखें ठंडी, कड़वी इमोशन से भरी थी। तुम समझ नहीं रहे हो, है ना? उसके बाद उसने अपने दांत पीस और कहा, क्रिम्सन स्पायर एक मशीन है, और गेटवे अस मशीन का एक हिस्सा है। स्पायर बिना एक इंसान के जो सोल कंड्यूइट की तरह सर्व करे काम नहीं कर सकता, और गेटवे भी नहीं कर सकता। गेटवे के काम करने के लिए टावर के अंदर एक वेसल होना जरूरी है। वो धीरे से अपने पैरों पार खादी हुई, थोड़ा लड़खड़ाई, और आखिरकार यूज एक डार्क गेज से छेड़ा, जिसका मतलब है कि हम में से सिर्फ एक हाई एस्केप कर सकता है। सनी कुछ सेकंड्स तक यूज घूरता रहा, फिर डोर गेटवे की रिंग की तरफ नीचे देखा। आखिरकार वो वापस नेफिस की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम पीछे रुकोगी और मुझे जाने दोगी। चेंजिंग स्टार ने यूज देखा। उसकी स्ट्राइकिंग ग्रे आंखें इंटेंसिटी और उभरती हुई सेव्ड लैप्टन से भरी थी। मैं तुमसे यही पूछने वाली थी। सनी एक पाल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। सवाल हाय पैदा नहीं होता, नॉट अ चांस। चैप्टर 344। कैज़म के किनारे से धीरे धीरे डोर जाते ही सनी नेफिस के सामने रुक गया और यूज देखा। उसकी काली आंखों में ठंडक के सिवा कुछ नहीं था। खैर, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत पहले से पता नहीं था कि एंट में यही होने वाला है ना? वो थोड़ी देर तक यूज घूरती रही, फिर कड़वाहट से मुस्कुराई। हमें पता था, वकाई, उन्हें पता था। अस डरावने दिन से जैब सनी ने पहली बार कैसी के विजन का मतलब समझा था। यूज शक था कि एक दिन जिंदा रहने के लिए यूज नेफिस को मारना पड़ेगा। ये वो सच था जिसे छुपने का उसने फैसला किया था, भले हाय इसका मतलब अपना दिमाग खोना क्यों ना हो। यही वो आखिरी और सबसे नाबर्दाश्त करने वाली वजह थी कि क्यों उसने महीनों डार्क सिटी में अकेले बिताए दा, मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए और धीरे धीरे खुद अनमेन से एक बनते हुए। कोई इस जानकारी के साथ कैसे समझौता कर सकता है कि एक दिन उन्हें उस शख्स को मारना पड़ेगा जिसे वो सबसे ज्यादा मानते हैं? नॉलेज, ज्ञान, वकाई में दुनिया की सबसे भारी चीज थी। जब ये सब शुरू हुआ था, डार्क सिटी से बहुत दूर, इससे पहले कि उन्हें यह भी पता चलता कि क्रिम्सन स्पायर एग्जिस्ट करता है, कैसी ने उनके साथ एक खौफनाक विजन शेयर किया था। उसने कहा था, शुरुआत में मैंने एक बाउंडलेस डार्कनेस देखी जो 7 सील्स के पीछे बैंड थी। अंधेरे में कुछ विशाल हलचल मचा रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने आईसी सीधे देख लिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। जैसे मैंने डरते हुए देखा, सील्स एक के बाद एक टूट गई। जैब तक की सिर्फ एक नहीं बची, और फिर वो सील भी टूट गई। उसके विजन का पहला हिस्सा अस दिन को डिस्क्राइब करता था जैब आर्टिफिशियल सन का वेसल पागल हो गया था, और ऑल कंज्यूमिंग डार्कनेस का कर्जन साथ एंशिएंट हीरोज द्वारा बनाए गए प्रिजन से एस्केप कर गया था। मैंने फिर से वो इंसानी कैसल देखा, सिर्फ इस बार वहां रात थी। काले आसमान में एक अकेला तारा, लोनली स्टार, जल रहा था,
और उसकी रोशनी के नीचे कैसल अचानक आग में घिर गया, जिसके हॉल्स में खून की नदियां बह रही थी। मैंने एक कॉर्प्स को गोल्डन आर्मर में थ्रोन पार बैठे देखा, एक औरत को ब्रॉन्ज स्पीयर के साथ मॉन्स्टर्स की लहर में डूबते हुए, एक आर्चर को अपने तीरों से गिरते हुए आसमान को छेड़ने की कोशिश करते हुए। काले आसमान में चमकने वाला वो लोनली स्टार नेफिस थी, वो तबाही की हेरल्ड, जिसने ब्राइट कैसल के हॉल्स को खून में डुबा दिया था ताकि वो उसकी रूलर बैन सेक। और फिर यूज जलते ह्यू देखा। गोल्डन आर्मर में वो कॉर्प्स गनलॉक था, जो अपने सेफ्थ थ्रोन पार मारा था, उसके हाथों मारा गया था। ब्रॉन्ज स्पीयर वाली औरत और वो डेस्परेट आर्चर एफी और कैदा, जो क्रिम्सन स्पायर के सीज के दौरान नाइटमेयर होर्ड से लड़ते ह्यू लगभग मर हाय गए था। आखिर में मैंने एक विशाल खौफनाक क्रिम्सन स्पायर देखा। उसके बेस पार 7 केट ह्यू सर 7 तालों की रखवाली कर रहे था, और छोटी पार एक मारता हुआ फरिश्ता, डाइंग एंजल, भूखी परछाइयों, हंग्री शैडोज द्वारा खाया जा रहा था। जैब मैनियस एंजल को खून बहते देखा, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इतनी कीमती चीज मुझसे छीन ली गई हो, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 7 तालों की रखवाली करने वेल 7 केट ह्यू सर अनजाइंट स्टैचूज के सरदा, जो अस्टार सिगिल को घूर रहे द, जिसे सनी ने डार्क सी को बैनिश करने के लिए यूज किया था। और प्रोफेसी का आखिरी हिस्सा यूज समझना भी उतना मुश्किल नहीं था। नेफिस वो डाइंग एंजल थी, वो कीमती चीज जो कैसी से छीन ली जाने वाली थी, और सनी वो हंग्री शैडो था जिसने यूज कंज्यूम किया। ये उनकी किस्मत थी। फिर मुझे इतना दुख, दर्द और गुस्सा महसूस हुआ कि मेरी बची कुची समझ भी गायब होती लगी। तभी मेन जाग गई। मुझे लगता है ये आखिरी चीज थी जो कैसी ने कही थी। नेफिस को देखते ही सनी ने आंख भरी और मुंह फिर लिया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, है ना? मैंने तुम्हें बताया था कि इस कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, कि वहां सिर्फ दुख, दर्द और गुस्सा होगा। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या जवाब दिया था? ये वो शब्द जो उसने अस दिन कहे द जैब नेफ ने यूज अपने एक्सपेडिशन में शामिल होने के लिए कहा था। टैब, उसका ये शक पहले हाय बढ़ चुका था कि वो दुश्मन बैन कर हाय रहेंगे, जो लगभग एक यकीन बैन गया था। लगभग वो मैनहू शब्द, यही वो शब्द था जिसने यूज उम्मीद दी थी, चाहे वो कितनी हाय छोटी क्यों ना हो। उम्मीद की वो गलत था, लेकिन इस उम्मीद के बावजूद सनी इस पाल के लिए बहुत बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यूज कॉम्बैट में नेफिस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने सेंट के मेथोडिकल स्टाइल को अपनी टेक्निक में शामिल करने का फैसला किया था। इसलिए उसने दिन रात बिना आराम किए ट्रेनिंग की, खुद को दर्द और मुश्किलों से नहीं बचाया। अगर उसकी एकमात्र स्किल वही होती जो उसने खुद यूज सिखाई थी, तो यूज हारने का उसका क्या चांस था? इसी वजह से वो हंटर की स्टैचू के सबसे ऊंचे पॉइंट पार चढ़ा था और वहां अकेले एक रात बिताई थी, खुद को अस अनिवार्य, इनेविटेबल फ्यूचर के लिए स्टील करते हुए, खुद को अस भयानक सच को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करते हुए कि जल्द हाय यूज नेफिस को मारना पड़ेगा। इसी वजह से उसने चेंजिंग स्टार के यूज हील करने के ऑफर को ठुकरा दिया था। वो यूज सेव्ड लैप्टन का वो भयानक दर्द कैसे सहन करने दे सकता था, ये जानते हुए कि वो अपने फ्यूचर किलर की खातिर दुख झेल रही होगी। और इसी वजह से उसने उसके सारे सीक्रेट प्लान्स जानने की कोशिश नहीं की थी। एक हायर्ड मर्सनरी के रोल में कंफर्टेबल रहते हुए, एक आउटसाइडर, वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो, वो यहां इस पाल में एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर होंगे। फेट लड़ने के लिए एक खौफनाक दुश्मन था। वो ये बात किसी भी और से बेहतर जानता था। एंट में फेट हमेशा जीतती थी। आईएसी हरना लगभग नामुमकिन था। थोड़ा हिलते हुए नेफिस ने यूज देखा और जवाब दिया। उसकी आवाज अजीब तरह से उदास थी। जिंदगी कोई कहानी नहीं है, ये तभी खत्म होती है जब तुम मर जाते हो। सनी मुस्कुराया। तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? जैसे हाई चेंजिंग स्टार की आंखों की गहराइयों में सैफ्त चिंगारियां जली,
उसने एक और सवाल के साथ जवाब दिया। तुम्हारा क्या? जवाब डीन के बजाय सनी ने मिडनाइट शार्ड को समन किया और यूज उठाया, एक बैटल स्टांस लेते ही। उसके ठीक सामने नेफिस ने भी वैसा हाई किया। उसकी सिल्वर स्वॉर्ड अंधा कर डीन वाली रोशनी से बन गई। बेशक अनमेन से कोई भी दूसरे को मारने का प्लान नहीं बना रहा था। उन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरे की जरूरत थी। कम से कम टैब तक जैब तक की जीतने वाला गेटवे से गुजर ना जाए। हारने वाला उसके बाद कब तक जिंदा रहेगा? हालांकि खास तौर पर अगर वो इतनी बुरी तरह पीता गया हो कि आगे रेजिस्ट करने की क्षमता खो दे। पीछे रहने का मतलब था मौत। जैसे हाय वो प्राचीन विशालकाय टावर उनके आसपास कांपा, गिरने की कगार पर संतुलन बनते ही लॉस्ट फ्रॉम लाइट और चेंजिंग स्टार ने अपनी तलवारें टकराने की तैयारी की। चैप्टर 345। सनी और नेफिस ने एक दूसरे को देखा। जहां उनकी नजरें मिली वहां हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। चेंजिंग स्टार के घावों से रिस रही सेफ्थ लैप्ट अचानक एक गुस्से भरे आउटबर्स्ट में चमकी। उसके कुछ घावों को बैंड कर दिया और दूसरों को कम गंभीर बना दिया। उसके बाद हालांकि वो कमजोर पैट गई और गायब हो गई, वापस उसकी सोल की फर्नेस में लौट गई। जैसे हायस जवान औरत के चेहरे पर दर्द भरी ग्रिमस आई। एक मादम सी चमक उसकी आइवरी स्किन के नीचे से धीरे धीरे शाइन करने लगी। उसी वक्त शैडो ऊपर बन निकली और सनी की बॉडी के आसपास लिपट गई, जिसे वो पावर और वाइटैलिटी से भर गया। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा हिला, अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट करते हुए। ये ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? इससे पहले कि ये ख्याल पूरी तरह बैन पता, सनी ने बेरमी से यूज डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने दिमाग से निकल फेंका। ये रियल वर्ल्ड में वापस जाने के रास्ते में आखिरी रुकावट थी और सबसे डेडली भी। सनी ने फॉरगॉटन शोर के शापित नरक में कई खौफनाक क्रीचर से लड़ाई की थी, लेकिन अनमेन से कोई भी चेंजिंग स्टार जितना दरवना और खतरनाक नहीं था। ये उसकी अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई होने वाली थी। आईएससी जीतने के लिए यूज बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फोकस्ड रहना था। वो खुद को कुछ भी महसूस करने, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने की इजाजत नहीं दे सकता था। कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई दया नहीं। सिर्फ डिटर्मिनेशन, सिर्फ इरादा, सिर्फ जीतने की खूनी चाहत। जैसे है धूल के कानस एंशिएंट चेंबर की टूटी हुई छत से गिरने वाली सेव्ड रोशनी की किरणों में चमके। जैसे है गहरी परछाइयां डार्क एंटिसिपेशन के साथ उभरी। नेफिस अपनी स्वॉर्ड का पम्मेल अपने कंधे टक लाई। उसकी आंखों में सेव्ड लपटें जल उठी और फिर अचानक वो आगे लपकी, तेज, लेकिन इतनी तेज नहीं कि सनी को रिएक्ट करने का वक्त ना माइल। मिडनाइट शार्ड को उठाते ही वो उसके फ्यूरियस हमले को ब्लॉक करने के लिए आगे दौड़ा और कांप उठा। इंपैक्ट की ताकत ने उसकी पूरी बॉडी में झटका भेज दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार किसी पहाड़ से टकरा गई हो। उनकी ब्लेड्स एक पाल के लिए उलझ गई और फिर अलग हो गई। लगभग तुरंत हाय सिल्वर लॉन्ग्सवॉर्ड ने फिर से हमला किया, एक अनएक्सपेक्टेड दिशा से प्रकट होते ही, और फिर दोबारा और दोबारा और दोबारा। सनी ने पागलों की तरह डिफेंड किया, ब्लॉक्स और डिफ्लेक्शंस को स्विफ्ट मूव्स के एक अनइंटरप्टेड सीक्वेंस में जोड़ते ही। उसकी पूरी कोशिश के बावजूद हर स्ट्राइक के बाद वो थोड़ा लड़खड़िया। ऐसा लग रहा था जैसे यूज एडमेंटाइन स्लेजहैमर्स के तूफान से मारा जा रहा हो। हर चोट उसकी हड्डियों को कांपती और करहाने पार मजबूर कर रही थी। वो इतनी ताकतवर कैसे है? नेफिस इतनी ताकतवर कैसे थी? वो इतनी तेज कैसे थी? वो इतनी रिसिलिएंट कैसे थी? इसका कोई सेंस नहीं बनता था। अब तक सनी ने अपने कोर को पूरी तरह सैचुरेट कर लिया था, जो यूजर्स रैंक के इंसान के लिए फिजिकल एबिलिटी के मामले में पिनेकल तक ले आया था। उसकी पावर शैडो के ऑगमेंटेशन से दोगुनी हो गई थी, जो यूज एक मियर स्लीपर से ज्यादा एक अवेकन जैसा बना रही थी। कोई भी डोमेंट इंसान हर लिहाज से उसकी पावर का मुकाबला करने के काबिल नहीं होना चाहिए था, और फिर भी चेंजिंग स्टार कर रही थी। इसे भी ज्यादा
वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा। वो इंसान से ज्यादा एक नाइटमेयर क्रीचर जैसी थी। उसकी मूवमेंट्स बिजली जितनी तेज थी, उसकी ताकत खौफनाक थी, और उसकी टेक्निक फ्लॉलेस थी, जो यूज गलतियों का छोटा सा फायदा उठाने का भी कोई मौका नहीं दे रही थी। किसी भी स्लीपर को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए था, यह बस नामुमकिन था। और फिर भी किसी तरह यह नहीं था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एक और वार को डिफ्लेक्ट करते ह्यू सनी ने अपने दांत पीस और साइड में दौड़ा, उम्मीद करते ह्यू कि दुश्मन के डिफेंस में एक पाल की ओपनिंग का फायदा उठा सके। हालांकि इसके बजाय उसका सामना सिल्वर ब्लेड की बेरहम चमक से हुआ। वो ओपनिंग बस एक चाल थी जिसने लगभग उसका हाथ हाई काट दिया होता। यहां कुछ बहुत गलत है। या तो व्हाइट फ्लेम का ऑगमेंटेशन उसकी शैडो से कहीं ज्यादा ताकतवर था, या कुछ और हाई चल रहा था। हालांकि सनी को नहीं लगता था कि नेफ की स्किन से निकलने वाली चमक उसके अपने फिजिकल एनहांसमेंट से ज्यादा स्ट्रांग थी। गनलॉक के खिलाफ उसकी लड़ाई के दौरान उसने जो देखा था, इस हिसाब से यह लगभग बराबर या बस थोड़ा सा ज्यादा फोर्सफुल होना चाहिए था। आईसीयूज इतना बड़ा एडवांटेज नहीं देना चाहिए था, खासतौर पर इसकी थाकी हुई हालत में। किसी तरह नेफ इस टैब से अब तक बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। लेकिन कैसे? कम से कम सिल्वर स्वॉर्डस मिटाने वाली इनकैंडेसेंट लाइट से नहीं जल रही थी। अगर ऐसा होता तो मिडनाइट शार्ड शायद अगर डिस्ट्रॉय नहीं तो कम से कम बुरी तरह डैमेज हो चुका होता। इस मामले में किस्मत अभी भी सनी के साथ थी। उन्होंने कई और वार एक्सचेंज किए और एक सेकंड के हिस्से के लिए अलग ह्यू, फिर दोबारा क्लोज इन किया। चेंजिंग स्टार की तलवार आगे शूट हुई, सनी के चेहरे को कुछ मिलीमीटर से मिस करते ह्यू। या ऐसा उसने सोचा। जैब तक की यूज अपने गाल पर गम बूंदे लुढ़कती हुई महसूस नहीं हुई। वहां एक पतला सा कट आ गया था जो खून से भर रहा था, बस थोड़ा सा राइट में, और वो अपनी एक आंख खो देता। हिलकर सनी ने तलवार को डो डिफ्लेक्ट किया, नेफिस को एक रिवर्स कट से उसकी गर्दन काटने से रोका, और यूज अपने कंधे से टक्कर मारने, राम करने की कोशिश में आगे झुका। चेंजिंग स्टार आसानी से सनी के आया डिगर्ड साइड स्टेप कर गई और अपना वेपन नीचे लाई। यूज एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन से ब्लॉक करने और पीछे लड़खड़ने पर मजबूर कर दिया। लानत है, उनका वायलेंट टाकरव देखने में फ्यूरियस और मोबिडली ब्यूटीफुल लग रहा होगा। दोनों इनक्रेडिबल स्पीड के साथ मूव कर रहे द और फेरोशियस स्ट्रेंथ रखते द। दोनों स्किल्ड और एक्सपीरियंस द सैंक्ड एंड डेडली बैटल्स द्वारा फॉर्मिडेबल किलर्स में ढले ह्यू। एक डार्कनेस और शैडोज था, जबकि दूसरा रेडियंस और लाइट। लेकिन असली लड़ाई कहीं और हो रही थी, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। यह लड़ाई स्ट्रैटेजी और इनसाइट के बारे में उतनी हाई थी जितनी फिजिकल प्रावेस और टेक्निक के बारे में। आखिरकार एक फाइटर के रूप में एक्सेल करने के लिए किसी को अपने शरह और दिमाग दोनों पार मास्टर होना पड़ता था। नेफिस शायद अननेचुरली तेज और ताकतवर थी, लेकिन जो चीज यूज डेवास्टेटिंगली डेडली बनती थी वो था उसका अपना बैटल जीनियस, कॉम्बैट के लॉज और प्रिंसिपल्स की उसकी इनक्रेडिबल लेवल की अंडरस्टैंडिंग। इसे आर्म्ड होकर वो प्रिडिक्ट कर सकती थी कि उसका दुश्मन क्या करने वाला है, इसे पहले कि वो खुद ये जाने। लेकिन ये सब नहीं था। नेफिस के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि इस अंडरस्टैंडिंग के जरिए वो अपने अपोनेंट के एक्शंस को मैनिपुलेट और डिक्टेट भी कर सकती थी, उन्हें अपना कठपुतली, पपेट बनाकर। वो कॉम्बैट के फ्लो के एब्सोल्यूट कंट्रोल में थी। कॉम्बैट उसका डोमेन था, ठीक वैसे हाई जैसे शैडोज उसका था। लेकिन सनी भी कोई नोवाइस नहीं था, वो भी मैनिपुलेशन का मास्टर था। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसके पास काफी इंसाइट थी, और वो नेफिस को इतने आची तरह जानता था कि अगर यूज धोखा ना दे सेक तो कम से कम यूज किसी इनएस्केपेबल ट्रैप में फंसने की इजाजत ना दे। यही वजह थी कि एक दर्जन टॉर्चरसली लंबे सेकंड्स तक अनमेन से कोई भी दूसरे को सीरियसली जख्मी नहीं कर पाया था। भले हाई सनी डेस्परेट डिफेंस में लॉक था और हर लिहाज से आउटमैच था, फिर भी वो चेंजिंग स्टार के मॉन्स्ट्रस हमले को रोकने में कामयाब रहा।
कम से कम अभी के लिए। आखिरकार वो दोनों अलग ह्यू और पीछे हेट कुछ पालन के लिए रुकते ह्यू। सनी जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका खून से सना चेहरा आमतौर से भी ज्यादा पीला पैट गया था। नेफिस एक ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ ह्यूज घूर रही थी। उसकी अपनी सांसें भारी और दर्द भरी थी। अगर ये कोई क्लिशे ड्रामा होता तो अस पॉइंट पार वो शब्दों का आदान प्रदान करते, अपने रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करते, अपने दुश्मन की तारीफ करते या उन्हें अपमानजनक इंसल्ट से नीचा दिखाते, कोई बेपरवाह मजाक करके अपनी नीदरता दिखाते। लेकिन ये वो नहीं था। जो कुछ भी कहा जा सकता था वो पहले हाय कहा जा चुका था। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जो बचा था वो सिर्फ हिंसा, वायलेंस थी। नेफिस को देखते ही सनी ने एक शतिर मुस्कुराहट, डीवियस स्माइल दबाई। इमॉर्टल फ्लेम क्लैन की इस घमंडी बेटी के बारे में कुछ बादल गया था, कुछ ऐसा जिसका वो उनकी विशेष बैटल की शुरुआत से इंतजार कर रहा था। वो घाव जो सेफ द लैप्ड से पार्शली बैंड हो गए थे, उनसे फिर से खून रीसना शुरू हो गया था। और जैसे हाय वो हुआ, उसकी गर्दन में बंधे धेज पार लटका ब्लड ब्लॉसम चार्म आखिरकार अपनी नींद से जागा, मिडनाइट शार्ड को बाउंडलेस हंगर से भारती हूं। चैप्टर 346। ब्लड ब्लॉसम से एनहांस्ड वो सख्त, ऑस्टियर ताची अचानक उसके हाथों में हल्की महसूस हुई, ठंडे, डरावने इरादे से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका अपना एक दिमाग हो, एक ऐसा दिमाग जो एक हाई गोल पार फोकस था, दुश्मन को धुंधना और उनके खून का स्वाद लेना। आखिरकार एक पाल बाद नेफिस ने फिर हमला किया। उसका खूबसूरत चेहरा एक एलाबास्टर मास्क की तरह ठंडा और इंडिफरेंट था। सिर्फ उसकी आंखों में लपटें हिल रही थी, गुस्से से जलती हुई। उनके सर के ऊपर गॉडलेस हेवेंस के एम्प्टी वॉइड जितनी सेफ। सनी ने अपने दांत पीस और उससे मिलने के लिए मूव किया। उनकी ब्लेड्स एक बार फिर टकराई। बिल्कुल पहले की तरह वो इंपैक्ट की ताकत से हिल गया। सिर्फ अब वो उसके स्ट्राइक को एक सेकंड के हिस्से से जल्दी इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा था। ऐसा लगा जैसे मिडनाइट शार्ड उसके हाथ को हल्का सा खींच रहा था। यूज थोड़ी और स्पीड के साथ मूव करने, थोड़ा बेहतर एम करने, स्ट्राइक्स के प्रेशर को सटली कम स्ट्रेन के साथ सहन करने पर मजबूर कर रहा था। अगले कुछ सेकंड्स में वो बदलाव और ज्यादा साफ हो गया। पहले उसके पास ऑफेंस लॉन्च करने का कोई चांस नहीं था। चेंजिंग स्टार अपने फ्लोइंग और अनप्रेडिक्टेबल बैटल स्टाइल में पूरी तरह रामी हुई थी। उसकी हर मूवमेंट ऑप्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल थी। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी हाई यूज अटैक के लिए कमिट करने से सावधान कर रही थी। बेशक सनी वही स्टाइल यूज कर रहा था, लेकिन भले हाय उसने आईएससी एडमरेबल डिग्री तक मास्टर कर लिया था, उसकी टेक्निक किसी भी तरह चेंजिंग स्टार के बराबर नहीं थी। जो और बुरा था, वो यूज उससे कहीं बेहतर जानती थी, इसलिए उसकी मूव्स टेरिफाइंग आसानी से प्रिडिक्ट की जा सकती थी। सनी अभी भी अपने पैरों पार खड़ा था। इसकी एकमात्र वजह सेंट के ग्राउंडेड स्टाइल के वो एलिमेंट्स द जो उसने अपने स्टाइल में शामिल किए दा, नापातुला और सटीक, लेकिन एक्सप्लोसिव काउंटर अटैक्स के काबिल भी। इसने यूज नेफ के रूथलेस हमले से डिफेंड करने और यूज एक हैड टक रोकने की इजाजत दी। अचानक रिवर्सल के खतरे का यूज करके यूज पूरी ताकत लगाने से रोका। सबसे जरूरी बात, वो अस स्टाइल से कम फेमिलियर थी, जिसने यूज अपनी मूवमेंट्स की प्रेडिक्टेबिलिटी कम करने दिया। और अब ब्लड ब्लॉसम की मदद से सनी नेफिस को ज्यादा एफिशिएंटली रेजिस्ट कर पा रहा था। भले हाय बस थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन अस फर्क कम अपना मेजर वकाई में नहीं रखता था, क्योंकि जितनी देर उनकी लड़ाई चलती और जितना ज्यादा वो खून बहती, वो उतना हाय ताकतवर होता जाता। ज्यादा देर नहीं लगी जैब वो आखिरकार एक हिट लैंड करने में कामयाब हो गया। उसकी स्वॉर्ड की टिप उसके एक गॉन्टलेट पार खर्च गई। ये बस शुरू। हालांकि उसका ख्याल तुरंत रुक गया। क्या? नेफिस ने अचानक अपना बारतव बादल दिया। शायद उसने अन दोनों के बीच डायनामिक में शिफ्ट सेंस कर लिया था, या शायद वो अपनी पावर्स खत्म होन और उसके टेरिबल वूंड्स के उस पर हावी होने से पहले
इस लड़ाई को खत्म करने के लिए डेस्परेट थी, या शायद कोई और वजह थी जिसे सनी अकाउंट में लेने में नाकाम रहा। लेकिन चाहे जो भी हो, नेफ ने अचानक अपने पिछले कैलकुलेटेड अटैक पैटर्न को छोड़ दिया और इसके बजाय डेडली स्टील की बारिश में अस्पार टूट पड़ी। उसका डिफेंस बिखर गया और वो रिटेलिएशन के लिए खुली रह गई। हैरानी में पकड़े गए, सनी के पास अपना स्टांस शिफ्ट करने और ब्लॉक करने का मुश्किल से वक्त था। मिडनाइट शार्ड एक वायलेंट ब्लो से नीचे फेंक दिया गया, उसके कंधे पार दबाव डालते ही। सिल्वर लॉन्ग्सवॉर्ड उसकी लंबाई पार फिसली और ताची के गार्ड पार खरोची। सनी के गेल से बस कुछ सेंटीमीटर्स दूर, कुछ धड़कनों तक वो दोनों डेस्परेटली संघर्ष करते रहे, दुश्मन को ओवरपावर करने की कोशिश करते हुए। उनकी बॉडीज इतनी पास थी कि सनी नेफ की सांस अपने गाल पार महसूस कर सकता था, साथ हाय उसकी स्किन से निकलने वाली गर्मी भी। डैम इट, वो बस ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा ताकतवर। थोड़ा थोड़ा करके उसकी तलवार आगे झुकी और फिर उसकी स्किन में गैट गई। सिल्वर ब्लेड पार खून बहने लगा। एक गुस्से भरी गुर्राहट के साथ सनी ने एक हाथ से मिडनाइट शार्ड की हिल्ट छोड़ दी। उसका मुख चेंजिंग स्टार की बॉडी की तरफ शूट हुआ। आखिरी पाल में उसमें गोस्टली स्टिलेटो दिखाई दिया, लेकिन बेशक नेफिस ने इसका अंदाजा लगा लिया था। उसने अपना टोर्सो ट्विस्ट किया, मूनलाइट शार्ड को उसके ब्रेस्ट प्लेट पार एक गहरी लेकिन हार्मलेस खर्च छोड़ने दिया। ऐसा करने में यूस ताची पार से प्रेशर कम करना पड़ा, जिसे सनी को उसकी तलवार अपने गेल से डोर धकेलने का मौका मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे कूद पाता, नेफ ने अपनी तलवार के पम्मेल से उसके सर पार एक डेवस्टेटिंग ब्लो डिलीवर करके अपना अटैक खत्म किया। डिसोरिएंटेड होकर सनी पीछे लड़खड़िया। उसने अपनी आंखों में खून बहते हुए महसूस किया और एक पाल के लिए अपनी विजन खो दी। यहां तक कि शैडो सेंस भी बेकार था, क्योंकि वो अभी ऊपर और नीचे में फर्क नहीं कर पा रहा था। अचानक उसका दिल डर से भर गया। सोचो, पूरी तरह हारने से पहले उसके पास शायद एक सेकंड का हिस्सा बचा था। वो क्या करने वाली है? सिल्वर लॉन्ग्सवॉर्ड फिलहाल अपवर्ड स्ट्राइक के बाद उसके ऊपर थोड़ी उठी हुई थी। लड़ाई खत्म करने का सबसे तेज तरीका आईसी नीचे लाना होगा, संभवतः उसके फ्लैट हिस्से से उसके सर पार या उसके एज से उसके कंधे पार, इस तरह उसका एक हाथ काटते हुए। हां, दूसरा ऑप्शन एग्जीक्यूट करने में सबसे आसान और सबसे फेडमैन था, लेकिन ये नेफिस थी जिसके बारे में वो सोच रहा था। वो क्या करेगी? अपने सर या अपने कंधे को बचाने के चॉइस का सामना करते हुए सनी ने इंस्टिंक्टिवली मिडनाइट शार्ड को ऊपर फेंका ताकि उसके स्कल पार एम किए गए वर्टिकल ब्लो को ब्लॉक कर सके। उसकी बॉडी अपने आप मूव हुई, ट्रेनिंग के अनगिनत घंटों की याद को फॉलो करते हुए। इस वजह से वो इस स्टंट हालत में भी ब्लॉक परफॉर्म करने में सक्षम रहा। उसका जजमेंट सही था। ताची चेंजिंग स्टार की तलवार से टकराया और यूज एक तरफ फेंक दिया, लेकिन इसकी वजह से स्ट्राइक ने उसके सर को पूरी तरह मिस कर दिया। इसके बजाय वो उसकी क्लैविकल, हंसली की हड्डी पार गिरा और उसके मांस में गहरा गैट गया, हड्डी को चिलते हुए। सनी की दुनिया दर्द से फट गई, लेकिन आईसी खुद पार हावी होन डीन के बजाय वो आगे झुका और नेफ के हाथ को एक ट्रैप में पकड़ लिया, यूज अपने हाथ के साथ उलझा लिया। फिर उसने मिडनाइट शार्ड को आगे ड्राइव किया और यूज सॉफ्ट फ्लेश को छेड़ते हुए महसूस किया। नेफिस चीख उठी, उसकी आवाज अगोनी और शौक से भरी थी। फिर उसने यूज डोर धकेल दिया। सनी जमीन पार गिर गया। डैम, ये दर्द कर रहा है। अपने दिमाग पार कुछ कंट्रोल वापस पाते हुए उसने एक हाथ उठाया और अपनी आंखों से खून पोंछा। फिर वो अपने घुटनों पार उठा और उस दिशा में देखा जहां नेफिस थी। वो कुछ मीटर्स दूर खादी थी, सहारे के लिए अपनी तलवार पार झुकी हुई। उसके एब्डोमेन में एक गहरा घाव था, स्टारलाइट लीजन आर्मोर के टूटे ह्यू ब्रेस्ट प्लेट के नीचे वेल किनारे के ठीक नीचे, और उसके चेहरे पार दर्द की ग्रिमस थी। उस घाव से खून एक लाल धार की तरह बह रहा था जो सनी ने यूज दिया था।
उनकी आंखें एक पाल के लिए मिली और फिर सनी ने अपनी नजरें नीचे की, अस ऑस्टियर ताची पार जो उनके बीच फर्श पार पड़ी थी। सारे हंगामे में उसने अपनी तलवार खो दी थी। दोनों एक सेकंड के लिए जैम गए, फिर अपने जख्मी कंधे में पल्सेटिंग टेरिबल पेन को इग्नोर करते हुए सनी आगे लपका और मिडनाइट शार्ड की हिल्ट पकड़ ली। उसी वक्त चेंजिंग स्टार आगे भागी, अपनी तलवार उठाते हुए। हालांकि अनमेन से किसी को भी स्ट्राइक डिलीवर करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ठीक उसी पाल क्रिम्सन स्पायर एक बार फिर कांप उठा, इस बार पहले से कहीं ज्यादा भयानक तरीके से, और पत्थर टूटने की बहरा कर डीन वाली गर्जना में उनके पैरों के नीचे का फर्श अचानक चकनाचूर हो गया और अंधेरे में धांस गया, उन्हें अपने साथ नीचे खींचता हुआ। चैप्टर 347। सनी टूटे ह्यू पत्थरों की बारिश में नीचे गिरा। उसके पैरों के नीचे का फर्श अचानक टूटे ह्यू कांच की तरह बिखर गया। क्रिम्सन स्पायर कांपा और करहा, मोन्ड, जैसे कोई विशाल जीव मौत की तड़प में अकड़ रहा हो। आर्टिफिशियल सन की रोशनी ढूंढली और कमजोर हो गई, जिसे अस प्राचीन टावर में एक और कंपन दौड़ गई और उसकी ग्रेनाइट की दीवारों पार बड़ी बड़ी दरारें आ गई। सनी ने अस अंधेरे को बैनिश किया था, जो हर रात फॉरगॉटन शोर को निगल लेता था, और नेफिस ने सूरज के वेसल को मार दिया था, जो हर दिन उसके ऊपर उगता था। साथ मिलकर उन्होंने इस शापित जमीन पार तबाही ला दी थी। आज फॉरगॉटन शोर के लिए एंट के दिन द, जिसकी शुरुआत दोनों ने की थी, और अनमेन से एक को इस भयानक बदलाव के नतीजे भुगतने दा। गिरते ह्यू पत्थर के टुकड़ों की बारिश से गिरी हुई चेंजिंग स्टार ने खुद को ट्विस्ट किया और किसी तरह अपनी तलवार सनी की दिशा में एम करने में कामयाब रही। इसे भी ज्यादा चमत्कारी रूप से सनी ने यूज अपनी तलवार से इंटरसेप्ट कर लिया। दोनों एक दूसरे से डोर फेंक दिए गए। उनके पीठ के पीछे ट्रांसपेरेंट विंग्स बन लगे। कुछ सेकंड्स के लिए सनी ने अपनी बॉडी को अंधेरे में नीचे गिरते ह्यू महसूस किया। फिर आखिरकार डार्क विंग पूरी तरह मैनिफेस्ट हुआ और एक ब्लर में बादल गया, उसका वजन संभलते ह्यू। ग्रेनाइट के एक मैसिव स्लैब से बच्चे ह्यू जो यूज कुचलने की धमकी दे रहा था। सनी ने यूज एक स्टेप सीधी की तरह यूज किया और हवा में खुद को आगे धकेला। मिडनाइट शार्ड चमका, चेंजिंग स्टार के विंग्स पार निशाना लगाते ह्यू, लेकिन सिल्वर लॉन्ग्सवोर्ड के ब्लेड ने यूज ब्लॉक कर दिया। जैसे ही मलबा नीचे गिरा, दो इंसानी फिगर्स हवा में एक दूसरे से टकराए और घूमे। सहारे के लिए कुछ ना होने के कारण फोर्स लगाने का एकमात्र मौका दुश्मन की बॉडी को यूज करना था। उनके शर उलझ गए, लगभग ऐसे जैसे वो प्रेमी लवर्स हो, लेकिन असलियत में बेशक इस इंटीमेट नजदीकी का मकसद प्यार नहीं था, वो हिंसा, वायलेंस थी। नेफिस को एक हाथ से पकड़कर और अपने पैरों से उसके पैरों को फैन से ठियो। सनी ने अपना टोर्सो घुमाया और अपने माथे से एक डेवस्टेटिंग टक्कर मारी। उसकी नाक की नाजुक हड्डियों को अपनी चोट के नीचे टूटते ह्यू महसूस किया, लेकिन उसी वक्त उसका आर्मोद मुख उसकी साइड में टकराया, जो बड़ी बेरमी से कैस्टर द्वारा छोड़े गए आधे बैंड घाव पार निशाना लगाकर मारा गया था। सनी चीख उठा। अगले हाई सेकंड में उसका दूसरा मुख उसके चेहरे पार लगा। सिल्वर स्वॉर्ड के वजन से ऑगमेंटेड असवार ने सनी को एक छोटे पाल के लिए होश खोने पार मजबूर कर दिया। जब वो होश में आया तो पहली चीज जो उसने देखी वो एक मैसिव ग्रेनाइट स्लैब था, जो ऊपर से अनपार गिर रहा था। अपने चेहरे से और अपनी साइड के नए खुले घाव से खून बहते ह्यू महसूस करते ह्यू सनी ने अपना घुटना मोड़ा और फिर नेफ की बॉडी का यूज करके खुद को डोर धकेला। वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में उदे असबेड पत्थर से कुचले जाने से बाल बाल बचे। अपने एन्चांटेड क्लोक्स की मदद से ग्लाइड करते ह्यू सनी और नेफिस एक दूसरे के चक्कर लगाने लगे, एक वाइड स्पाइरल में नीचे जाते ह्यू। दोनों हाई गिरते ह्यू पत्थरों से बचने में इतने बिजी द कि दूसरा हमला लॉन्च नहीं कर सकते द, भले हाय वो चाहते। उनके चारों तरफ क्रिम्सन स्पायर कांप रहा था और अकड़ रहा था। उसकी दीवारों पार और ज्यादा दरारें दिखाई दे रही थी। पत्थरों की पूरी लेयर्स अलग हो रही थी और नीचे गिर रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो प्राचीन ढांचा अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ऊपर मारता हुआ सूरज हर मिनट के साथ कमजोर होता जा रहा था, और नीचे गेटवे के परफेक्ट सर्कल को घेरे ह्यू रून्स अंधेरे में टिमटिमा रहे था। उनकी रोशनी धीरे धीरे अनस्टेबल होती जा रही थी। डोर बालकॉनी पर कॉन्सेंट्रेट करते ह्यू सनी एक पाल के लिए हिचकिचाया, फिर नेफिस पर एक नजर डाली, फिर उसने डार्क विंग को डिसमिस कर दिया और नीचे कूद गया, उड़ने की सुरक्षा को त्याग दिया। इसके बजाय उसने गिरना चुना। कानून में हवा की सीटी बजते ह्यू सनी अंधेरे में तेजी से नीचे गिरा, अस विशाल बालकॉनी की तरफ टेरिबल स्पीड से बढ़ते ह्यू। जानलेवा स्पीड। यूज सब कुछ परफेक्टली कैलकुलेट करना था। जैब गेटवे इतना पास आ गया कि उसके चारों तरफ सर्कल में चमकते अलग अलग रून्स दिखाई देने लगे। उसने फिर से एन्चांटेड क्लोक को समन किया, जैसे हाय मेमोरी अस्तित्व में बन लगी। सनी गिरता रहा, पत्थर की बालकॉनी पास और पास आती गई। एक सेकंड बाद वो इतनी पास आ गया था कि अंधेरे में मेर ह्यू कोरल गोलम्स के शेप्स दिखाई देने लगे। एक सेकंड और एक जानवर जैसा डर उसके दिल पर हावी हो गया। वो मरने वाला था, एक कुचले ह्यू कीड़े की तरह जमीन पर बिखरने वाला था। लगभग आखिरी पाल में डार्क विंग आखिरकार अस्तित्व में आया। तुरंत हाय सनी ने एन्चांटमेंट एक्टिवेट किया और अपने वर्टिकल फॉल को हॉरिजॉन्टल ग्लाइड में बदलने की कोशिश की। जैसे हाई इनर्शिया जड़ता ने उस खौफनाक स्पीड से नीचे खींचा, उसने हवा में एक स्मूथ आग कटा और बालकॉनी की पत्थर की सतह से टकराया, अस वायलेंट इंपैक्ट को एक रोल में बादल दिया। फिर एक पाल भी गवाए बिना वो अपने पैरों पार कूद और गेटवे की तरफ दौड़ा। दर्द में डूबा हुआ सनी टिमटिमेट ह्यू रून्स के ऊपर से लंगदाता हुआ निकला और रिंग में एंटर किया। लगभग तुरंत हाय एक अजीब एहसास इस पार छा गया। ये कुछ वैसा था जैसे वो अजीब और नाबाया करने लायक एहसास जो तुम्हें ये रियलाइज करने से कुछ सेकंड्स पहले होता है कि तुम्हारे आसपास की रियलिटी बस एक सपना है और तुम जागने वेल हो। रून्स की रोशनी तेज हो गई, साथ आए सनी की अपनी बॉडी भी ग्लो करने लगी, वही एथेरियल लाइट छोड़ते ह्यू। इससे पहले कि वो ग्लो ब्राइट हो पता, हालांकि तीखे स्टील की जानलेवा आवाज के साथ ऊपर से एक परछाई शैडो गिरी। नहीं, सनी ने अपने हाथ ऊपर फेंके, चेंजिंग स्टार की सिल्वर स्वॉर्ड के वार को डिफ्लेक्ट करते ह्यू। नेफिस किसी बदला लेने वेल फरिश्ते अवेंजिंग एंजल की तरह असपार उतरी। उसकी आंखों में भयानक इंटेंसिटी के साथ फियर्स वाइट फ्लेम्स जल रही थी। जैसे हाय उसके पैर आयरन रिंग के अंदर पत्थर को चूहे, टिमटिमेट ह्यू रून्स झपके और गायब हो गए। दोनों कॉन्डुइट्स क्रिम्सन स्पायर से कट ऑफ हो गए था, इसलिए सोल एनर्जी का फ्लो टूट गया। इसके बिना गेटवे काम नहीं कर सकता था। सिर्फ तभी जैब अनमेन से एक को बाहर फेंक दिया जाए, रून्स फिर से जल उठेंगे। सनी ने अपने दांत पीस और अपनी तलवार आगे थ्रस्ट की, उम्मीद करते ह्यू कि नेफिस को बैलेंस वापस पाने से पहले पकड़ लेगा। लेकिन वो बहुत तेज थी, बहुत चालाक। इससे पहले कि वो उसके मांस को छेड़ने के करीब ही पहुंच पाता, चेंजिंग स्टार पहले हाई मूव कर रही थी। उसके ब्लेड को अपने ब्लेड के नीचे फंसकर एक तरफ फेंक दिया। सनी उससे टकराया, अपना पूरा वजन एक डेवस्टेटिंग ब्लो में डाल दिया। उसी वक्त उसने ठंडे स्टील को अपनी रिब से रगड़ते ह्यू महसूस किया, जिसे और खून बहने लगा। वो दोनों दरवानी ताकत के साथ टकराए और गेटवे की आयरन रिंग से बाहर गिर गए, डेस की सीधियों से नीचे लुढ़कते ह्यू। जैसे हाय अनमेन से पहले ने रून्स के सर्कल को क्रॉस किया, वो फिर से टिमटिमाए और चमक उठे। सनी ठंडे पत्थरों पार गिरा और वहीं पड़ा रहा, दर्द और थकान में डूबा हुआ। एक धीमी तड़प भरी आह उसके होंठों से निकली। उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो कमजोर महसूस कर रहा था और ठंडा। वो खड़ा नहीं होना चाहता था। मेन अभी खत्म नहीं हुआ। मेन नहीं, चैप्टर 348। सनी जमीन पार लेटा था, किसी माटी हुई मछली की तरह हवा निगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डूब रहा हो। उसकी बॉडी दर्द का एक नक्शा बांध गई थी।
यूज याद भी नहीं था कि यूज कितनी छोटे आई थी। कैस्टर की जियान से उसकी साइड में बना घाव, वो भयानक घाव जिसने लगभग उसकी क्लैविकल, हसली को काट दिया था, उसकी रिब्स पार वो लांबा कट और कई छोटे छोटे घाव। लेकिन वो अभी भी जिंदा था, वो अभी भी लड़ने के काबिल था, वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके चारों तरफ क्रिम्सन स्पायर कांप रहा था और करह रहा था, धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गया था। अपने दांत पीसते हुए सनी ने थके ह्यू अंदाज में खुद को जमीन से धकेला। उसकी बॉडी ने विरोध किया, लेकिन उसने यूज छुप रहने पर मजबूर किया और धीरे से अपने पैरों पार खड़ा हो गया। मिडनाइट शार्ड का ब्लेड पत्थरों पार घिसता रहा जैसे हाय उसने यूज ऊपर खींचा। नेफिस भी वही कर रही थी। वो जवान औरत खादी हुई और लड़खड़ाई, फिर अपना बैलेंस वापस पाया और स्थिर हो गई। उसका पोस्चर झुका हुआ था, एक हाथ उसके एब्डोमेन पार गहरे घाव पार कास कर दबा हुआ था। चेंजिंग स्टार कमजोर और हारी हुई लग रही थी। उसकी दरवानी मौजूदगी कम हो गई थी। उसका चेहरा पीला, खून से सना और गंभीर था, जो सफरिंग की ग्रिमस से मुड़ा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें, जो मादम होती सेव्ड लैप्टन से जल रही थी, अभी भी वही थी, स्ट्राइकिंग, ठंडी और ना हिलने वेल इरादे, रिजॉल्व से भरी हुई। वो दोनों गेटवे की एथेरियल रोशनी में नहाए ह्यूदा, अस रोशनी के जरिए नेफ को देखते ह्यू। सनी ने धीरे से सांस ली और एक भरी आवाज में कहा, चलो आइस ही खत्म करते हैं। वो कुछ पालन टक्यूज घूरती रही, फिर मुस्कुराई। उसके दांत खून से लाल रंग गए था। अगले हाईपाल नेफिस ने अपनी तलवार उठाई और आगे दौड़ी, अपने पैरों से धूल का बादल हवा में उड़ते हुए। वो गेटवे के डेस के नीचे टकराए, उनकी तलवारें भूखे रक्षासोन की तरह हवा में सीटी बजाती हुई निकली। स्टील की खनक ने पत्थर टूटने की आवाज को दबा दिया, जो क्रिम्सन स्पायर के अंधेरे में एक बार फिर गूंज उठी। सनी और नेफिस दोनों बुरी तरह जख्मी था, लेकिन किसी ने भी अपनी अगोनी और दर्द को खुद को कमजोर नहीं बनाने दिया। इसके बजाय वो बेरहम खूंखारपन, रूथलेस फेरोशियसनेस के साथ लेड, जो कुछ भी उनके पास बचा था सब दुश्मन पार फेंक दिया, कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब जाब की चेंजिंग स्टार काफी खून बहा रही थी। सनी की गर्दन में लटका ब्लड ब्लॉसम फ्रेंजी पागलपन की हालत में एंटर कर गया। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उसकी तलवार खुद भी एक खुद मूव कर रही हो, यूज तेज, जोर से और ज्यादा डेडली प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करने में मदद कर रही हो। वो कभी इतना ताकतवर नहीं रहा था जितना अब था, और फिर भी ये काफी नहीं था। नेफिस अभी भी उसके संभालने के लिए बहुत ज्यादा थी। वो अभी भी बहुत स्ट्रांग, बहुत तेज, बहुत ओवरवेलमिंग थी। वो इंसान से ज्यादा एक मॉन्स्टर जैसी थी, सेव्ड लैप्टन में लिपटा हुआ सिल्वर स्टील का एक डीमन। सनी उसके इंजरीज के डरावने कलेक्शन में कई गहरे कट्स ऐड करने में कामयाब रहा, लेकिन बदले में यूज जो डैमेज मिला वो दोगुना भयानक था। उसका बायां हाथ धीरे धीरे सुन, नंब हो रहा था। मिडनाइट शार्ड की हिल्ट पार उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। उसके फेफ्ट जल रहे थे और सांस लेना मुश्किल से और मुश्किल होता जा रहा था। हर सांस के साथ एक गीली, परेशान करने वाली आवाज उसके होंठों से गिरती थी। उसकी आंखें भी जल रही थी, उसकी विजन धुंधली हो रही थी क्योंकि खून अनमेन बह रहा था। यूज इस कमजोर करने वाली बीमारी की कमी पूरी करने के लिए शैडो सेंस पार बहुत भरोसा करना पड़ रहा था। मेन नहीं, मेन ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। यूज कुछ सोचना होगा, कुछ शतिर और स्मार्ट, कुछ ऐसा जो काम करे। लेकिन पहली बार सनी की ट्रिक्स का बैग खाली था। चाहे वो कितना भी सोचता, वो कुछ भी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता था जो नेफिस को हारा सेक। वो यूज बहुत अच्छी तरह जानती थी, पूरी दुनिया में किसी भी और से बेहतर, दुनियाओं में यहां तक की। और फिर भी सनी को लगा कि अगर सब कुछ वैसे हाई चलता रहा जैसे चल रहा है तो उसके पास जीत का कोई चांस नहीं है। वो मौत से बस एक कदम दूर था, और इसलिए उसने वो एक काम किया जो वो सोच सकता था।
कम चांस ऑफ सक्सेस वाला एक डेस्परेट गैम्बल। अपनी बची कुची ताकत और लचलेपन को समन करते ही उसने अपने परसेप्शन को शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया और इनकम्प्लीट शैडो डांस की अजीब ताकदीन वाली मूवमेंट्स को अपनी टेक्निक में बुनना शुरू किया। उसने अपने दिमाग को फॉर्मलेस और शेपलेस होने दिया और फिर यूज चेंजिंग स्टार पर एम किया, उसकी इनक्रेडिबल बैटल आर्ट को छोटी से छोटी डिटेल तक मिमिक करने की कोशिश करते हुए और यूज डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वेपन के रूप में यूज किया। आखिरकार अगर नेफ नहीं तो वो किसकी नकल कर सकता था? वो शख्स था जो यूज दुनिया में सबसे बेहतर जानता था। वो उसका साथी, दोस्त और शागिर्द, प्यूपल था। वो पहले से प्रैक्टिकली उसकी शैडो, उसका आज्ञाकारी छोटा सा हेल्पर था। उसकी योजनाओं के जाल में फंसा हुआ, उसकी पागल न मिटने वाली इच्छा में और आजाद होने में असमर्थ, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई और विकल्प नहीं था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो सच में उससे अलग नहीं होना चाहता था। वो उसके फ्लोइंग डेडली बैटल स्टाइल को नेफिस खुद के अलावा किसी और से बेहतर जानता था। आखिरकार उसने भी आईएससी प्रैक्टिस किया था, इसकी नींव, फाउंडेशन को मास्टर करने और इसके प्रिंसिपल्स में इंसाइट पाने के लिए अंगिनात घंटे बिताए था। उसी डाउनवर्ड स्लैश को लाखों बार रिपीट करने से लेकर इस टेरेबल बैटल तक उसने उससे सीखना कभी बैंड नहीं किया था। अगर उसके पास शैडो डांस के पहले लेवल को मास्टर करने का वो एक आखिरी कदम उठाने का मौका था, तो वो उसके खिलाफ लड़ाई में हाय था। और इसलिए सनी लड़ा अस खूबसूरत गुलाम लड़की की याद को समन करते हुए जो अपनी 7 परछाइयों के साथ नाच रही थी। उसने अपनी पहले से फेल हो रही बॉडी को उसकी सीमा के पार खींचा, यूज चेंजिंग स्टार के डेडली ग्रेस और फियरसम एलिगेंस को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। अस दबव में उसकी बॉडी कोलैप्स होने लगी। सनी को लगा जैसे उसके सीने के बीच में कुछ नाजुक सा है, उसकी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा जो प्रेशर में धीरे धीरे क्रैक हो रहा था। हर मूव के साथ जो वो करता, उसकी सतह पर एक नई दरार आ जाती। यूज बस उम्मीद थी कि वो अस छोटे हिस्से के फटने से पहले ब्रेक थ्रू कर लेगा। अगर वो बस थोड़ा और सहन कर सेक, थोड़ा और कर सेक, थोड़ा और समझ सेक। लेकिन एंट में वो नहीं कर सका। एक और अजीब और एक्सक्रूशिएटिंग मूव के बाद, एक ऐसा जो किसी तरह बाकी सबसे अलग महसूस हुआ, उसके सीने में वो नाजुक चीज अचानक कांपी और टूट गई। एक पाल के लिए सनी ने खुद को अस कठपुतली की तरह महसूस किया जिसकी डोरी काट दी गई हो। उसकी आंखें डर से फाइल गई और फिर मिडनाइट शार्ड हल्का सा कंपकाया। अगले हाई सेकंड में उसकी सोल्स में छुपा पावर का इनविजिबल कुआं खुल गया और रिजुविनेटिंग स्ट्रेंथ की एक बाढ़ फ्लड उसकी थकान को बहा ले गई। चैप्टर 349। जैब सनी के सीने में कुछ टूटा तो मिडनाइट शार्ड का छुपा हुआ एन्चांटमेंट अनब्रोकन असर में आया और पावर के दरवाजे खोल दिए ताकि यूजर्स डेस्परेट विद्रोही आखिरी स्टैंड में सपोर्ट कर सक। बेशक ब्लड वीव भी इसे एनहांस हो गया अपनी रिस्टोरेटिव पावर्स को बूस्ट करते हुए। वो नेक चक्र वर्चुअस साइकिल पूरा हो गया था, एक हाई वक्त में यूज बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता हुआ और मौत की दहलीज से वापस लाता हुआ। चेंजिंग स्टार की तलवार हवा में सीटी बजाती हुई आई, उसके मांस को छेड़ने का निशाना लगाते हुए, और ऑस्टियर ताची के जोरदार धक्के से एक तरफ फेंक दी गई। उनकी ब्रूटल फाइट की शुरुआत के बाद से पहली बार सनी अपनी हड्डियों में गुंजते ह्यू वायलेंट शॉक की वजह से लड़खड़िया नहीं। अब वो अपनी पावर पोटेंशियल के एब्सोल्यूट पिनैकल पार पहुंच चुका था। अपने कोर के पूरी तरह सैचुरेटेड होने के साथ शैडो उसकी बॉडी पर लिपटी हुई, ब्लड ब्लॉसम उसकी मेमोरीज को फ्रेंजीड ताकत से भारती हुई, और स्टॉलवर्ड ब्लेड का अनब्रोकन एन्चांटमेंट उसकी बॉडी के लिए वही करते हुए। सनी उतना ताकतवर था जितना वो एक अवेकन बनने से पहले कभी हो सकता था। अब वो आखिरकार नेफिस का मुकाबला करने के काबिल था। लगभग हैरान करने वेल, अविश्वसनीय और टार्कीन इरेशनल तरीके से वो अभी भी ज्यादा ताकतवर थी।
कैसे? कैसे? डैम इट! सनी मूव किया और लड़ा। उसके भयानक घावों से खून रिस रहा था। हालांकि उसके और चेंजिंग स्टार के बीच पावर का गैप काफी कम हो गया था। वो अभी भी वहां था, जिसे वो अपने अटैक्स को एक सेकंड के हिस्से से मिस कर रहा था। ब्लॉक और डिफ्लेक्ट करने में बाल की चौड़ाई बराबर लेट हो रहा था। वो अभी भी हार रहा था। जैसे हाय वो दोनों गुस्से में टकराए। जहां उनकी तलवारें मिली वहां से जलती हुई मेटल की चिंगारियां हवा में उड़ी। आर्टिफिशियल सन की रोशनी ढूंढली और अनस्टेबल हो गई थी, और क्रिम्सन स्पायर टूटना जारी रखा। किसी पॉइंट पार ग्रेनाइट का एक विशाल टुकड़ा वास्ट बालकॉनी से टकराया, उन्हें तीखे स्प्लिंटर्स की बारिश से नहला दिया। उनके पैरों के नीचे पत्थर की सतह पार दरारों का एक जाल, नेट, दिखाई दिया, जो धीरे धीरे चौड़ा होता गया जैसे जैसे और मलबा नीचे गिरा। दोनों कोलिशन की शॉकवेव से जमीन पार गिर गए, लेकिन तुरंत उठ गए, डार्क, मर्डरस डिटर्मिनेशन के साथ एक दूसरे पार लपके। सनी सिल्वर लॉन्ग्सवॉर्ड की टिप से बचा और अपनी ताची आगे थ्रस्ट की। नेफ के फोराम पार एक गहरा कट छोड़ा, उसकी मसल्स को चीर दिया। उसी वक्त उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार का पम्मेल उसकी जख्मी क्लैविकल में दे मारा, जिसे सनी का दिमाग दर्द से फट गया। उसने किसी को चिलेट ह्यू सुना, उनकी आवाज भरी और इंडिस्क्राइबेबल सफरिंग से भरी हुई थी। फिर एक पाल बाद एहसास हुआ कि वो जानवर जैसी आवाज उसकी अपनी थी। जलहाय, वो चीख एक गुर्राहट में बादल गई। वो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गिव अप करने से इनकार कर दिया। उसके पास अभी भी जीतने का मौका था, क्योंकि इस सब के दौरान सनी ने खुद को शैडो डांस के पहले स्टेप को मास्टर करने की तरफ धकेलना जारी रखा था। इसे ठीक पहले कि उसके सीने में कुछ टूटा, जिसे मिडनाइट शार्ड ने छुपी हुई पावर का कुआं खोल दिया। उसने एक आने वाली एपिफनी, ज्ञान, को सेंस किया था। वो पहले से वहां थी, उसके दिमाग के किनारे पार। लेकिन उसकी बॉडी काफी ताकतवर नहीं थी, काफी लाचली नहीं थी कि यूज रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सेक, या कम से कम अनब्रोकन का वरदान मिलने से पहले नहीं थी। अब सब कुछ बादल गया। सनी को लगा कि वो पावरफुल एन्चांटमेंट की मदद से ब्रेक थ्रू करने में सक्षम होगा। हर स्ट्राइक, हर ब्लॉक, हर कदम यूज उसके इल्यूसिव बैटल आर्ट की फाउंडेशन को फाइनली कंप्लीट करने के करीब ला रहा था। उसके विजन को फलदायक बनाने के लिए एक दर्द भरी सांस लेते ही उसने एक और विशस अटैक को डिफ्लेक्ट किया, एक स्प्लिट सेकंड के लिए हिचकिचाया और नेफिस से नजरें हटा ली। उसकी बॉडी और उसकी मूवमेंट्स को देखने के बजाय उसने उसकी शैडो को घूरा। शैडो थोड़ा शिफ्ट हुई, गेटवे की चमकती रिंग से मुंह मोड़ते ही उसके शैडो हैंड्स हिले, एक शैडो स्वॉर्ड उठाते ही शैडो स्वॉर्ड नीचे गिरी, शैडो के दुश्मन को काटने का निशाना लगाते ही। और अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक दरवाजा खुल गया। सब कुछ अचानक अपनी जगह पार आ गया। सब कुछ जुड़ गया। जो पहले फ्रैगमेंटेड और धुंधला था, अब साफ और पूरा हो गया। ये था कंप्लीट। इसे पहले की नेफ की तलवार तक पहुंच पाती। सनी एक हल्की सी शिफ्ट के साथ उससे भाग गया और मिडनाइट शार्ड को उठाया। एक पाल बाद उसने बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्राइक डिलीवर किया, यूज पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे चेंजिंग स्टार पहले हाय दोबारा अटैक कर रही थी, ऐसी स्पीड और प्रिसिशन के साथ मूव कर रही थी जो इनह्यूमन लैग रही थी। सनी ने उसकी मूवमेंट्स को मिरर किया और उनकी ब्लेड्स हवा में टकराई, जिसे चिंगारियों की बारिश नीचे गिरी। उसका स्टाइल थोड़ा बादल गया और ज्यादा ग्रेसफुल हो गया, स्मूथ, फ्लोइंग, डेडली, बिल्कुल उसके जैसा। नहीं, ये गलत है। शैडो डांस का पॉइंट हर मूवमेंट को मिरर करना नहीं था, एक लिटरल कॉपी बनना नहीं था। इसका मकसद दुश्मन के स्टाइल के एसेंस को समझना और यूज उन्हीं के खिलाफ यूज करना था। सनी ने गुस्से में देखा और मिडनाइट शार्ड पार अपनी पकड़ थोड़ी बदली, फिर अटैक किया, चेंजिंग स्टार की टेक्निक के एसेंस को अपनी बॉडी में मैनिफेस्ट करते हुए। अचानक वो उसके इरादों को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख पा रहा था।
उसके कदमों के पैटर्न को बेहतर समझ पा रहा था। वो हर एक्शन परफॉर्म करने में सक्षम था जो उसने परफॉर्म किया था, लेकिन वो भी जो उसने अभी तक यूज नहीं किए था। आखिरकार वो एक रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि एक शैडो था। वो चेंजिंग स्टार की मूवमेंट्स को रेप्लिकेट नहीं कर रहा था, इसके बजाय वो खुद चेंजिंग स्टार को रेप्लिकेट कर रहा था। उसकी बैटल टेक्निक का दिल। नेफ की आंखें फाइल गई जैब उसने उसके स्टाइल में अचानक बदलाव महसूस किया। जैब वो दोबारा टकराए, सनी उसकी हर मूव को मिरर करने में सक्षम लग रहा था, कॉम्बैट के फ्लो को एक वायलेंट टर्मोल में डालते ही। उसकी मूवमेंट्स ज्यादा शार्प, ज्यादा तेज और ज्यादा मीनिंगफुल इंटेंट से भरी थी। उसके हमले कुछ पालन के लिए धीमे हो गए, फिर और भी ज्यादा वायलेंट और फेरोशियस हो गए। सिर्फ अब वो कम नेप्ट्यूल, कम कंट्रोल्ड लैग रहेगा। ऐसा लैग रहा था जैसे उसने बैटल के केडेंस ले पार अपनी एब्सोल्यूट पकड़ खो दी हो और अब वो ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ इसकी भरपाई कर रही हो। सनी को शक था कि जो छोटा सा एडवांटेज उसने हासिल किया था वो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नेफिस इतनी स्मार्ट और गिफ्टेड थी कि इस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बेन रहने नहीं देगी। जल्द आए वो उसके नए एस्टैब्लिश किए गए स्टाइल के गाइडिंग प्रिंसिपल को देख लेगी और आईसी रेजिस्ट करने के लिए एडजस्ट कर लेगी। यहां तक कि वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि टैब क्या होने वाला है। इसीलिए अपने बेस्ट जजमेंट के बावजूद सनी ने अपने दांत पीस और अपने अटैक्स को एस्केलेट कर दिया। प्रोसेस में डिफेंस के किसी भी दिखावे को कुर्बान कर दिया। आईसी जल्दी खत्म होना था। शुरुआत में वो नेफ के इरादों को कंसिडरेबल मेजर ऑफ क्लैरिटी के साथ देख पा रहा था, जिसे वो उसके मूव करने से थोड़ा पहले उसके अटैक्स पर रिएक्ट कर पा रहा था। जैब मुमकिन होता वो बैटल के फ्लो को केओस में डालने के लिए उसके स्ट्राइक्स को मिरर करता। उसके अपने स्ट्राइक्स एक टाइनी डिले के साथ आते, दुश्मन से एक सेकंड के हिस्से से पीछे रहते ही, फिर वो एक हाई वक्त पार ही, और फिर चमत्कारी रूप से उसके अटैक्स चेंजिंग स्टार के अटैक से पहले आने लगे, भले हाई फर्क मुश्किल से महसूस हो रहा हो। बस यही सनी को चाहिए था। उनके मर्सिलेस ड्यूअल के टेरिबल क्रेशेंडो में गेटवे बालकॉनी के टूटे ह्यू पत्थर पर खून क्रिम्सन रेन की तरह गिरा। वो आगे दौड़ा, अपने टोर्सों को साइडवेज टर्न करते ही ताकि सिल्वर लॉन्ग्सवॉर्ड उसके सीने को मिस करे और इसके बजाय उसके बाइसेप को चीर दे। जैसे हाई दर्द की एक ब्लाइंडिंग वेव ने उसके दिमाग में बाढ़ ला दी। सनी ने नेफ के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया और फिर यूज ट्विस्ट करते ही अपना मुख उसकी एल्बो पार मारा, यूज शैटर करते ही। जैसे हाई खून से सानी हड्डी के टुकड़े उसकी स्किन को चीर कर निकले, नेफ इस बुरी तरह चीखी और एक ऑकवर्ड मूव किया। अपनी तलवार के फ्लैट हिस्से से उसका सर कुचलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अब वो सिर्फ एक हाथ में पकड़ी हुई थी, अस्ट्राई की फोर्स और स्पीड उसके पिछले अटैक्स जितनी फॉर्मिडेबल नहीं थी। सिल्वर लॉन्ग्सवॉर्ड के ब्लेड के नीचे गोटा लगाते ही डाइविंग सनी एक घुटने पार गिरा और मिडनाइट शार्ड को एक हॉरिजॉन्टल कट में आगे धकेला। उसका ब्लेड नेफ के एब्डोमेन को चीर्ट ह्यू और उसकी पीठ से खून की बाढ़ में बाहर निकलते ह्यू। अपने अटैक के इनर्शिया से खींची हुई नेफिस ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक रुक गई। जैसे हाई तलवार उसकी पकड़ से फिसली और ठंडे पत्थरों पर खड़खड़ाई, वो थोड़ा हिलदुली और फिर भरी वजन के साथ जमीन पार गिर गई। उसकी स्किन की चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी तरफ पीठ करके सनी अंधेरे में घूरता रहा। कुछ पालन बाद उसने अपनी आंखें बैंड की और आ भरी। खत्म। एक यार्डू सेकंड बाद वो खड़ा हुआ, मुड़ा और उस जवान औरत के टूटे ह्यू फिगर की तरफ चला, जो अभी भी अपनी तलवार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। जैसे हाई सनी की परछाई नेफिस पार गिरी, उसने अपने दांत पीस और ठुका। ये अभी खत्म नहीं हुआ। मेन अभी भी कर सकती हूं। मेन कर सकती हूं। बेरमी से सिल्वर लॉन्ग्सवॉर्ड को अपने बूट की नोक से डोर फेंकती हूं। सनी ने यूज ऊपर से देखा और एक थाकी हुई लिस्टलेस आवाज में कहा, तुम नहीं कर सकती। ये खत्म हो गया, नेफ। फिर उसने डोर देखा,
गेटवे के चमकते ह्यू डेज की तरफ। उसका चेहरा शैडोज में छुपा हुआ था। तुम्हारा हो गया, वो जीत गया। चैप्टर 350। सनी ने एक पाल के लिए उस पर गौर किया, फिर गुराया। क्या? इसका आखिर क्या मतलब है? चेंजिंग स्टार ने अपना सर मोड़ा और शांति से यूज देखा, फिर मुस्कुराई। ठीक है सनी, तुमने मुझे पकड़ लिया। अब जाओ, ये टावर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जैसे हाय उसने ये कहा, उसके घावों से निकलने वाली सेव्ड लपटें अचानक चमकी और तेज और ब्राइट हो गई। उसकी छोटे फिर से हील होने लगी, पास्ट की तरह तेज नहीं, लेकिन फिर भी काफी कंसिडरेबल स्पीड के साथ। उसकी आंखें दरवानी चमक के साथ शाइन करने लगी। उसने अपने दांत पीस। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। टैप तक नहीं जैब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती। नेफिस ने थके ह्यू अंदाज में कंधे उचटकाए, फिर उसकी आंखों में देखा। तुम क्या जानना चाहते हो? सनी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर तुम शुरू से मुझे जितने देना चाहती थी तो मुझसे लाड़ी हाई क्यों? उसने आ भरी, जैसे वो यूज जलती हुई इंटेंसिटी के साथ घूर रहा था। नेफ ने कहा, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ती तो तुम नहीं जाते। डोर मुड़ते ह्यू वो एक पाल के लिए रुकी और फिर बोली, लॉग। लॉग आमतौर पर या तो क्रूर होते हैं या काइंड, दयालु। लेकिन तुम नहीं। तुम सिचुएशन के हिसाब से दोनों हो सकते हो, या तो रूथलेस या कंपैशनेट, या तो क्रूएल या काइंड। तो मैंने वही किया। मैंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जो तुम्हें रूथलेस और क्रूएल होने की इजाजत दे, मुझे बिना किसी दया के पीछे चोदने के लिए। सनी यूज घूरता रहा, उसकी मुट्ठियां कांप रही थी। लेकिन क्यों? तुम मुझे बचाने के लिए खुद को बर्बाद क्यों करोगी? तुम्हारे इस गॉडम गोल का क्या हुआ? क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम यूज हासिल करने के लिए कुछ भी, किसी को भी कुर्बान कर दोगी? नेफिस ने यूज देखा और कड़वाहट से मुस्कुराई। क्यों? क्या सिर्फ तुम्हें ग्रो और चेंज होने की इजाजत है? क्या मेन भी बादल नहीं सकती? सनी, वो मूदी और थाकी हुई आवाज में बोली, जो इनविजिबल लेकिन कुचल डीन वेल बोझ से भरी थी। हां, मैंने ऐसी बात कही थी, लेकिन कहने और करने में फर्क होता है सनी। एक बार जैब ये सब शुरू हुआ, जैब वो सारे लॉग मेयर किए की वजह से मर रहे था। जैब मैंने हार के बाद हार झेली। ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था जितना मेन कभी इमेजिन कर सकती थी। ये डिस्टेस्टफुल था। उसने शौक में अपना सर हिलाया। तो बस यही बात है? तुमने बस हार मान ली? सारे बकवास के बाद तुमने बस फैसला कर लिया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है? चेंजिंग स्टार थोड़ी देर छुप रही, फिर धीरे से अपना सर हिलाया। तुम मुझे सच में बिल्कुल नहीं समझते, है ना सनी? उसका सामना करते ह्यू वो मुस्कुराई। हार मान ली? नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना गोल नहीं छोड़ा। मैंने बस रियलाइज किया कि मेन काफी एम्बिशियस नहीं थी। जैसे हाई सेव्ड लपटे उसकी आंखों में और ब्राइट हुई, नेफिस ने कहा, मैं इन स्पेल को डिस्ट्रॉय करने जा रही हूं, और अन सबको जो मेरे रास्ते में आएंगे। मेन वो सब हासिल करूंगी जो मेन चाहती हूं, लेकिन मेन यूज वैसे करूंगी जैसे मेन चाहती हूं। मेन यूज ऐसे करूंगी जो मेरी डिजायर को सूट करे, बिना किसी चीज से समझौता किए, अपने सही और गलत के सेंस को कुर्बान किए बिना। सेव्ड रोशनी में नहाया हुआ, उसका पीला खून से सना चेहरा किसी डीमन के चेहरे जैसा लग रहा था। अन सारे लॉगॉन को मैनिपुलेट करना, उनकी मौत की वजह बनना, मेन वो फिर से करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मेन और लॉगॉन को मारूंगी, क्योंकि वो फेयर और सही था। मैंने उन्हें खुद को बचाने का या स्पेल के खिलाफ लड़ते ह्यू मरने का मौका दिया। इसे बेहतर कोई तरीका नहीं है। एक पाल के लिए उसकी आंखें पैशन से जल उठी, हलन की, फिर उसका एक्सप्रेशन अचानक बादल गया। नीचे देखते ह्यू नेफिस ने शांत आवाज में जोड़ा, लेकिन तुम्हें यहां छोड़ना नीच और गलत होगा। ये मेरे मुंह में बुरा स्वाद छोड़ जाएगा, ठीक वैसे हाय जैसे एक हेल्पलेस अंधी लड़की को अकेले मरने के लिए छोड़ना होता। मेन ये नहीं करूंगी। अगर मेन ऐसा करती हूं तो मेन उनसे बेहतर नहीं रहूंगी जिन्हें मेन डिस्ट्रॉय करना चाहती हूं।
मेयर गोल तक पहुंचने का क्या फायदा अगर अस प्रोसेस में मैं वैसी हाय बैन जाओ जिनसे मैं नफरत करती हूं। उसने यूज एक जलती हुई नजर से छेड़ा और कहा, नहीं सनी, मेरा गोल नहीं बदला है। बस बात यह है कि गलत रास्ते का यूज करके वहां पहुंचना वहां बिल्कुल ना पहुंचने से भी बुरा है। लेकिन तुम परवाह क्यों कर रहे हो? वैसे भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पागलपन है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इन घटिया और नीच हूं? तो जाओ। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? सनी यूज घूरता रहा। उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन आ गई। आखिरकार उसने पूछा, मैं तुम्हारी वजह से हिचकिचा रहा हूं? बेवकूफ। तुम्हारा क्या? नेफिस मुस्कुराई। मेरा क्या? क्या तुम्हें लगता है मैं यहां मर जाऊंगी इस टावर में? नहीं, मेन मेन ठीक रहूंगी। मैं यहां से एस्केप करूंगी और सर्वाइव करूंगी किसी तरह। मैं बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। चाहे मुझे कितना भी वक्त लगे, मैं कर लूंगी। कोई चीज मुझे नहीं रोकेगी। तुम जानते हो कि नहीं रोकेगी। वो थोड़ी देर यूज घूरता रहा, फिर चमकते ह्यू गेटवे को देखा। पत्थर की बालकॉनी से होकर गुजरने वाली दरार अब रून्स के सर्कल के लगभग ऊपर थी, जो उन्हें डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे रही थी। सैल्वेशन, मुक्ति, इतनी करीब थी। वो लगभग उसका स्वाद ले सकता था। डे से नजरे फर्ट ह्यू। सनी ने अपना सर हिलाया। ये एक बहुधा प्लान है। तुम ड्रीम रियल में घूमते ह्यू नाइटमेयर क्रीचर से लड़ना चाहती हो? ठीक है, चलो साथ मिलकर करते हैं। हम हॉलो माउंटेन से होकर दूसरी तरफ ह्यूमन सिटेडल्स तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और ये तो बस साउथ है। हम नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं, किसी अनक्लेम्ड गेटवे की तलाश में। हम दोनों के पास सर्वाइव करने का बेहतर चांस होगा। हम दोनों साथ में। ये अकेले होने से बेहतर है ना? वो लंबे समय तक हिचकिचाई, फिर अपनी आंखें बैंड की और धीरे से अपना सर हिलाया। जैब वो बोली, उसकी आवाज उदास और थाकी हुई थी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हें रुकने नहीं दे सकती। सनी, जाओ जाओ और अपनी बहन से मिलो। रियल वर्ल्ड में कम से कम कुछ तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे लिए जो इंतजार कर रहा है वो सिर्फ एम्प्टीनेस, खून खराबा और कब्रें है। अगर मैं वापस गई तो वही चीज जो ब्राइट कैसल में हुई थी खुद को दोहराएगी बार बार। जैब तक की कुछ और ना बचे। तो जाओ, जैब तक तुम जा सकते हो। गेटवे के रून्स टिमटिमाए, जैसे गायब होने की कगार पार हो। उसने अपने दांत पीस। नहीं। नेफिस ने अपनी आंखें खोली और यूज देखा। उसके चेहरे पर दुख का भाव था। मुझे छोड़ दो सनी, प्लीज जाओ। उसने जिद में अपना सर हिलाया। मैं नहीं चाहता। चेंजिंग स्टार एक पाल के लिए छुप रही। यूज एक दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ देखते ही। और फिर उसने कहा, जिसे सनी की दुनिया बिखर गई, जाओ। लॉस्ट फ्रॉम लाइट। उसकी आंखें फाइल गई। उसकी सोल की गहराइयों में कुछ हिला और नींद से जागा। विजयी, ट्रायम्फेंट, अनब्रेकेबल, एटर्नल, इरेजिस्टिबल, कंप्लीट, परफेक्ट और मीठा। इसे पहले कि सनी जान पता कि वो क्या कर रहा है, उसका हाथ आगे शूट हुआ। मूनलाइट शार्ड का गोस्टली ब्लेड उसमें दिखाई दिया। रुको। उसका हाथ जैम गया। स्टिलेटो की नोक नेफ की आंख से बस कुछ सेंटीमीटर्स दूर। कांपते ह्यू उसने अपने हाथ को देखा और यूज आगे बढ़ने की इच्छा की। विल्ड इट। लेकिन वो नहीं हिला। वो बिल्कुल नहीं हिला। ऐसा लगा जैसे वो हाथ अब उसका रहा हाय नहीं। जैसे हाय गहरे खौफ ने उसके दिल को डुबा दिया। सनी ने अपनी नजर घुमाई और नेफिस को देखा। उसकी आंखें शौक से फैली हुई थी। कैसे? उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान आ गई। मुझे कैसे पता चला? कैसी ने मुझे बताया। नेफ ने आंख भरी और डोर देखा। वो पहली थी जिसने अपने विजन का मतलब समझा। वो जानती थी कि हम दोनों आखिरकार एक दूसरे से लड़ेंगे, और ये कि मेन हारने वाली थी। शायद मर भी जाती। वो बस ये नहीं जानती थी कि कैसे, कब और क्यों। तो कैसी ने मुझे तुम्हारा सीक्रेट बताया,
इस उम्मीद में कि ये एक दिन मेरी जान बचाएगा। लेकिन मैंने उम्मीद की थी कि मुझे आईसी कभी यूज नहीं करना पड़ेगा। सनी यूज घूरता रहा, कुछ भी कहने के लिए बहुत ज्यादा शौक में था। वो उदासी से मुस्कुराई। तो फिर मुझे लगता है ये अलविदा है। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अपना ख्याल रखोगे, सनी। अब जाओ, इसे पहले कि बहुत देर हो जाए। एस्केप करो। भले हाय सनी ने कुछ नहीं किया, उसकी बॉडी अपने आप मूव हुई। खड़ा होकर वो मुड़ा और गेटवे की चमकती रिंग की तरफ चल पड़ा। एक कदम, दूसरा कदम, एक और कदम। रुको। लेकिन उसकी बॉडी सनहा नहीं रही थी। वो बस आगे बढ़ती रही, उसके कमांड्स के प्रति इंडिफरेंट। उसके दिल के बीच में कहीं एक हल्का दर्द बस गया। रुको। वो कुछ नहीं कर सकता था। वो एक मिरेक्युलस शैडो था जो एक मास्टर से बंधा हुआ था। एक बार मास्टर ने कमांड दे दिया तो उसके पास ओबे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सनी धीरे धीरे डेज की सीढ़ियों पार चढ़ा और रून्स के सर्कल के पास पहुंचा। फिर बिना स्पीड कम किए आयरन रिंग को क्रॉस कर गया। जैसे हाय उसने ऐसा किया, रून्स इंटेंस लाइट के साथ चमक उठे। उसकी बॉडी भी ग्लो करने लगी। नहीं, मैं इनकार करता हूं। वो एथेरियल रेडियंस और ब्राइट होती गई। जैब तक कि उसके बीच में इंसानी फिगर को पहचानना मुश्किल नहीं हो गया। नहीं। और फिर अचानक वो गायब हो गया। पीछे सिर्फ एम्प्टीनेस छोड़ गया। सनी चला गया था, आखिरकार इस लंबे और कठिन नाइटमेयर से आजाद। रियलिटी में वापस जाने का सफर, जिसमें यूज 1 साल से ज्यादा लगा था, अब खत्म हो चुका था। वो जिंदा बाग निकला। लाइट के फ्लैश में उसके गायब होने के बस कुछ सेकंड्स बाद पत्थर में आई दरार रून्स के सर्कल तक पहुंची और यूज टॉट दिया। गेटवे की चमक अनस्टेबल हुई और तेजी से गायब हो गई। उसी वक्त फॉरगॉटन शोर का आर्टिफिशियल सन एक आखिरी बार ब्राइट, इंटेंस एक्सप्लोजन ऑफ लाइट के साथ जला और फिर बुझ गया। गिरते ह्यू टावर में अकेली छोड़ी गई और उस पर चमकने के लिए और रोशनी ना होने के कारण चेंजिंग स्टार का हारा हुआ, टूटा हुआ फिगर परछाइयों, शैडोज में गायब हो गया। एंड ऑफ वॉल्यूम 2, डीमन ऑफ चेंज डॉट।